श्री राधा रमनो विजयते। सो आज हम कस्टम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि कैसे कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कस्टम्स का मतलब होता क्या है और कितने टाइप की कस्टम ड्यूटीज प्रिवेल करती है। सो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ ड्यूटी को पढ़ेंगे। सो देखो, सबसे पहले कस्टम्स का मतलब समझो। कस्टम्स क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है, तभी तो हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ड्यूटीज इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स, क्योंकि ये गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टम। इस वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? कस्टम वर्ड से हुआ है। और कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है हमारे रिचुअल्स जो है, जो हमारी हैबिचुअल प्रैक्टिसेस है, उसको हम कस्टम कहते हैं। सो this customs word is originated from custom, which means habitual practice. Historically क्या होता था? Traders offered gifts to monarchs for trade excess, evolving into structured custom duty. So पहले के टाइम पे ताकि जो ट्रेडर्स होते थे उनको आसानी से क्या करने दिया जाए, ट्रेड एक्सेस मिल सके, जो रूलर्स है वो उनको परेशान ना करे, इसलिए वो उनको गिफ्ट्स ऑफर करते थे, कुछ ऑफरिंग्स देते थे ताकि वो खुश रहे राजा। इसी तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ और आज पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कस्टम ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है। इवन जो कौटिल्य है, उन्होंने भी अपने अर्थशास्त्र में शुल्क का मेंशन किया है। शुल्क क्या होता है? बेसिकली टैक्स। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज कुछ शुल्क के फॉर्म में अर्थशास्त्र में मेंशन कर रखा है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, टैक्सेशन ऑन इंपोर्ट्स was formalized through legislation। और ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन में ये टैक्सेशन जो इंपोर्ट्स पे रहा, इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसका एक पूरा मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया लॉ के थ्रू। कस्टम्स एक्ट 1962 ने रिप्लेस किया सी कस्टम्स एक्ट 1878। सो एट प्रेजेंट हमारे ऊपर लगता है कस्टम्स एक्ट 1962 जो हम देखते हैं, और साथ में कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 इसने रिप्लेस किया इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 को। इसने कंसोलिडेट किया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लॉ को। Amended in 1985, it adapted to industrial and technological growth. Together, these acts form complete legal framework for Indian custom duties। तो कस्टम्स एक्ट 1962 प्लस कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ये दोनों मिलकर हमारी पूरी इंडिया की कस्टम ड्यूटीज का पूरा फ्रेमवर्क गवर्न करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी लेवी करने की पावर किसके पास है? तो पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटीज अलोंग विद अथॉरिटी टू डिफाइन कि इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट आइटम्स कौन कौन से होंगे जिनके ऊपर ड्यूटीज लगेगी, लाइज एक्सक्लूसिवली विद पार्लियामेंट। सो जीएसटी में तो फिर भी ये था कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, पर कस्टम ड्यूटीज ऑल टुगेदर पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है कि वो पार्लियामेंट लेवी कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अंडर आर्टिकल 265, 246 and entry 83 of Union list in 7th schedule of Constitution. Customs Act 1962, 17 chapters extends to whole of India and save as otherwise provided in this act. It applies also to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person. So, ये जो कस्टम्स एक्ट है पूरे की पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, और एक्सेप्ट कि किसी और स्पेसिफिक कहीं लिखा हो किसी सेक्शन में, अदरवाइज क्या होगा, ये जो कस्टम्स एक्ट है, अगर आप कस्टम्स से रिलेटेड जो हमारे एक्ट से रिलेटेड अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, कोई ऑफेंस करते हो, इंडिया से बाहर भी करते हो, तो आपके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉ के थ्रू आपको पेनलाइज पनिश कर सकते हैं। अच्छा, एक बेनिफिशियल ओनर नाम की टर्म का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और हु एक्सरसाइजेस इफेक्टिव कंट्रोल ओवर गुड्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनर। तो मतलब अल्टीमेटली जिसके बिहाफ पे आप एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ओनरशिप है, दैट इज बेनिफिशियल ओनर।
इंडिया का वही मीनिंग है जो हम जीएसटी में देख के आए थे। इंडिया का टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होगा। सो इंडिया की हमने डेफिनेशन देखी थी ना, जहाँ पे क्या इंक्लूड होता था, हम कवर कर लेते थे लैंड एरिया भी, फिर हम सी भी कवर कर लेते थे, और हम बेसिकली एयर भी कवर कर लेते थे। तो वही वाली इंडिया की डेफिनेशन यहाँ पे भी रहेगी इंटैक्ट। एक इंडियन कस्टम्स वाटर एक्स्ट्रा होता है। सो अभी इंडियन कस्टम वाटर्स क्या है? देखो, टेरिटोरियल वाटर्स तो हमें पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये एक और नई चीज क्या है भाई, इंडियन कस्टम्स वाटर क्या होता है। टेरिटोरियल वाटर्स तो हमने जीएसटी के टाइम पे भी समझ लिया था ऑलरेडी। अब ये इंडियन कस्टम्स वाटर को समझना। तो इंडियन कस्टम्स वाटर कवर बोथ इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, साथ ही साथ exclusive economic zone EEZ which is up to 200 nautical miles। तो ये वाला रीजन भी किसमें कवर किया जाता है, इंडियन कस्टम्स वाटर में। सो अगर इस रीजन में भी अगर आप कोई ऑफेंस करते हो तो हमारी कस्टम अथॉरिटीज आपको पकड़ सकती है। तो मतलब इस रीजन में अगर आप फॉल करते हो, अगर आप अपना वेसल लेके आ जाते हो, तो आप इंडिया के एक तरीके से लॉ से गवर्न होना स्टार्ट हो जाओगे। Indian territorial waters extend up to 12 nautical miles from baseline, whereas EZ कब तक आता है, 200 nautical miles तक। So Indian customs water extend to a total of 200 nautical miles from baseline। 1 nautical miles का मतलब होता है 1.1508 land measured और statuate miles, या फिर 1.852 किलोमीटर्स। 1.852 किलोमीटर्स होता है एक नॉटिकल माइल का मतलब। इफ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर कस्टम्स विद इंडियन कस्टम्स वाटर, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। हमारी कस्टम अथॉरिटीज को ये पावर है कि अगर आप इस एरिया में आ गए तो अब हम आपको पूरा गवर्न कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी स्मगलिंग वगैरह की भी एफर्ट्स करोगे, हम आपको पकड़ लेंगे। Also, goods may be confiscated and vessel may be stopped in Indian customs water if found to be used in smuggling। ऐसा ऐसे तो आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और आपके वेसल को रोक दिया जाएगा अगर आप स्मगलिंग वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलोगे। फर्दर, prohibited goods can also be confiscated if brought within Indian customs water। तो अगर कोई ऐसे गुड्स लिया है, स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो, पर आप ऐसे गुड्स ला रहे हो जो इंडिया में बैन है लाना, तो फिर उन गुड्स को भी फिर रोका जा सकता है हमारे, अगर कस्टम वाटर्स की रेंज में भी लेकर आते हो, और उनको आइडियली कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, अपने पोजेशन में, अपनी ओनरशिप में ले लेंगी कस्टम अथॉरिटीज। So this is the region of our customs, Indian customs water, यहां से लेकर पूरा। अब देखो क्या स्टेज होती है टैक्सेस और ड्यूटीज को लगाने की। तो कोई भी टैक्स और ड्यूटी लगता है तो उसकी 3 ही स्टेज होती है। एक होता है लेवी, एक होता है असेसमेंट और एक होता है कलेक्शन। क्या? LAC, लेवी, असेसमेंट और कलेक्शन। लेवी इज बेसिकली आप लाइबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, लाइबिलिटी का डिक्लेरेशन। तो स्टेज where declaration of liability is made and person's property with respect to which tax or duty is identified and charged। उसके बाद असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज प्रोसीजर ऑफ क्वांटिफाइंग लाइबिलिटी अमाउंट। लाइबिलिटी टू पे ड्यूटी डज नॉट डिपेंड अपॉन असेसमेंट। सो यहाँ पे आप क्वांटिफिकेशन करते हो, यहाँ पे तो पता करते हो कि भाई लाइबिलिटी आपके ऊपर किस चीज के कारण आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, किस पर्सन के ऊपर ये लाइबिलिटी आने वाली है, और उसका एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन हम असेसमेंट के थ्रू करते हैं। कलेक्शन क्या होता है? जहां पे फाइनल स्टेज है कि अब आपसे टैक्स वसूल लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। सो इट इज एक्चुअली कलेक्टेड। इट मे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रीजंस बी पोस्टपोन टू अ लेटर टाइम समटाइम्स। और कभी कभी इसको इन्हीं रीजंस में पोस्टपोन भी करने का अलाउ कर दिया जाता। So liability towards custom duty is broadly based upon following 3 factors। सबसे पहले goods, point and circumstances under which custom duty becomes leviable। तो किन goods पर, किस point of time पर और किन circumstances में, क्या
किन गुड्स पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगी, क्योंकि जैसे हमने तो कह दिया कि इंडियन कस्टम ऑर्डर्स में आते ही आप गवर्न हो जाओगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे समुद्र में जाके आप कैसे टैक्स वसूलोगे, है ना। तो क्या जब हमारी ये कस्टम्स तक जो वेयर हाउस वगैरह है, कस्टम स्टेशन है, वहां पर आ जाएंगे तब लगेगी, या कस्टम वेयर हाउस से निकलेंगे तब लगेगी, ये सब हमें यहाँ पे समझना रहेगा। तो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा एग्जैक्टली कि जब ये कस्टम ड्यूटी आपसे कलेक्ट की जाएगी और किन सर्कमस्टांसेस में इसका कलेक्शन किया जाएगा, लेवी किया जाएगा। दूसरा, प्रोसीजर, mechanism and organization for determining amount of custom duties and collection thereof। तो हमें कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटीज भी तो चाहिए जो बेसिकली इनका कलेक्शन करेगी, सही से कलेक्ट हुआ है या नहीं ये सब डिटरमाइन करेगी। तो उसका पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन टू लेवी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट और डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिसी टूल ऑफ कंट्री। और कुछ केसेस में एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी कंसीडरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट ने एज अ पॉलिसी टूल अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके कोई एग्जेम्पशन दी है। सो कुछ केसेस में कस्टम ड्यूटी भले ही नॉर्मल केसेस में लगनी चाहिए थी, बट ड्यू टू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस और व्हाटएवर, पर्टिकुलर केसेस में एग्जेम्प्ट कर दी जाती है कस्टम ड्यूटी। नोट क्या है, कस्टम ड्यूटी शेल बी लेविएबल इन सेम मैनर ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एज दे अप्लाई टू गुड्स नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। तो अगर जो गुड्स गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट किया है तो उनके ऊपर भी सेम तरीके से कस्टम ड्यूटी लगेगी, कोई उनको स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन गुड्स नॉट ऑन इम्पोर्टर, इंश्योरिंग इक्विटेबिलिटी। सो कस्टम ड्यूटी किस चीज पे लगती है, गुड्स पे लगती है ना, पर्सन देख के थोड़ी लगती है। जैसे सनलाइट है, वो पर्सन देख के थोड़ी ना आती कि इनके ऊपर हम टैनिंग कर सकते हैं, इनके ऊपर नहीं कर सकते। सो सिमिलरली कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगाई जा रही है। तो हर टाइप की जो गुड्स है, चाहे वो आप इंपोर्ट करो चाहे वो गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, ड्यूटी लगनी है तो लगेगी। सो यहाँ से क्या होता है, इक्विटेबिलिटी क्या होती है, प्रमोट होती है। So there is no general exemption to imports by government, but imports by Indian Navy. इंडियन नेवी अगर इंपोर्ट कर रही है सो वो तो हमारे क्या है, आर्म फोर्सेस है, उनके लिए तो हमें रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट बाय पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर कोस्टल गार्ड एटसेट्रा, इनको स्पेशली क्या कर रखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर रखा है कस्टम ड्यूटी से बाय स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। अब कस्टम ड्यूटी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 12। तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी है सेक्शन 12। इसके बेसिस पे टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, जैसे हम जीएसटी में पढ़ते हैं टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई का होना, वैसे ही कस्टम्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का होना। तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट रहेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। Taxable event occurs when event triggering the charge takes place. So taxable event कब होगा, जब चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी लगाने वाला इवेंट क्या होगा, अकर होगा, हैपन होगा, तब हमारा टैक्सेबल इवेंट एग्जिस्ट करेगा। बट इंपोर्ट्स इन केस ऑफ होम कंजप्शन, होम कंजप्शन इज बेसिकली हम उनको क्लियर करवा रहे हैं, गुड्स को इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे गुड्स का इंपोर्ट करते हो जिनको आप अल्टीमेटली क्या करने वाले, होम कंजप्शन, इंडिया में कंजप्शन, इंडिया के मार्केट में चाहे आप सेल करने के लिए यूज कर रहे हो या खुद के कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो, व्हाटएवर, आप इंडिया में उनको अल्टीमेटली यूज कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, तो उनके लिए अगर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंसेस व्हेन दे क्रॉस टेरिटोरियल वाटर्स, जब वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर जाएंगे, बट कंटिन्यूस एंड इज कंप्लीटेड। देखो स्टार्ट तो ये टेरिटोरियल वाटर्स में जैसे आप एंटर कर गए तब स्टार्ट हो गया आपका इंपोर्ट, पर आइडियली ये इंपोर्ट कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो हमारे मास गुड्स का पार्ट बन जाएंगे इंडिया के विद इन। तो इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो कि अगर मैंने वेयर हाउस में क्या किया, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक ही, कस्टम्स में क्या होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं। सो ये जैसे हमारा कस्टम स्टेशन है,
गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लो अभी मेरे वेयर हाउस में स्पेस नहीं है और मैंने कुछ गुड्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। अब आ तो चुका है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा, पर मेरे पास स्टोरेज ही नहीं, तो अब मैं इन गुड्स का क्या करूँ। सो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप क्या करो, गवर्नमेंट ने कुछ वेयर हाउसेस बना रखे हैं कस्टम स्टेशन पे। गवर्नमेंट कहती है कि आप अभी क्लियर नहीं करवा पा रहे हो, आप कुछ टाइम बाद करवा लेना, आप हमारे वेयर हाउसेस में इनको डिपॉजिट करवा दो, और जब आप इनको फाइनली क्लियर करवाओगे ना, तब आप क्या कर देना, जो भी रेलेवेंट ड्यूटीज वगैरह बनती है आप पे कर देना। गॉट इट। तो एक तो होता है कि मैं सीधा इनको क्लियर करवा के ले जाती, है ना, तो मैं क्या करती, इमिडिएटली ड्यूटीज वगैरह पेमेंट कर देती। पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनको स्टोर कर रही हूँ, अभी मैं एक्चुअली में इनको लेकर नहीं जा रही हूँ अपनी फैक्ट्री में या फर्दर सेल के लिए, अगर मैंने गुड्स मंगवाया तो उसके लिए, तो अभी मैं इनको इंडिया में एक्चुअली में एंटर नहीं करवा रही हूँ। तो यहाँ पर जब तक वेयर हाउस में गुड्स लगे हुए हैं तब तक मेरे ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है। जब मैं इनको फाइनली क्लियर करवा के लेके जाऊंगी तभी मुझ पर ड्यूटी लगेगी। अब अगर मैं इस ड्यूरेशन में क्या कर देती हूँ, इसको फर्दर एक्सपोर्ट कर देती हूँ सपोज किसी और को, या रिटर्न कर दिया वटेवर, तो उनके केसेस में फिर ड्यूटी आपकी माफ कर दी जाती है, और वो सब भी अभी हम एग्जैक्टली देखेंगे किस तरीके से ड्यूटी आपकी खत्म होती है एंड ऑल। तो आपका जो इंपोर्ट है वो कंप्लीट कब होगा, जब आपने जो इंपोर्ट किया है वो इंडिया के मास गुड्स का पार्ट बनेगा। सो अल्टीमेटली ये वाला जो स्टेज होगा तब हम क्या मानेंगे, इंपोर्ट कंप्लीट मानेंगे। इवन जब तक वेयर हाउस में गुड्स है तब तक हम इंपोर्ट का एक तरीके से कंप्लीशन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि तब भी आपके पास चांसेस है कि आप उन गुड्स को रिटर्न कर दो या एक्सपोर्ट कर दो, है ना। तो जब तक इंडिया के मास गुड्स का पार्ट नहीं बना तब तक इंपोर्ट कंप्लीट नहीं होगा। Taxable event is when goods reach custom barriers and a bill of entry for home consumption is filed. तो आप जब इंडिया में क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, जब आप फाइल करते हो और अल्टीमेटली आप एक तरीके से कस्टम बैरियर्स को आप क्रॉस करने जा रहे हो, तब टैक्सेबल इवेंट होता है, मतलब तब आपकी लाइबिलिटी फॉर कस्टम ड्यूटी अराइज होती है। अब अगर मान लो मैंने वेयर हाउसिंग करवा दी तो मेरा टैक्सेबल इवेंट कब होगा, तो टैक्सेबल इवेंट इज व्हेन दे आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, जब मैं उनको वेयर हाउस से क्लियर करूंगी, एंड नॉट व्हेन दे लैंड इन इंडिया और एंटर टेरिटोरियल वाटर्स। जब मैं इनका फाइनल क्लियरेंस करवाऊंगी तभी मेरा क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट, तभी मेरी लाइबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी अराइज होगी। और अगर एक्सपोर्ट का केस है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीट व्हेन द गुड्स क्रॉस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जब गुड्स क्या करते हैं, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करते हैं, तब क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा टेरिटोरियल वाटर्स वाला रीजन था, जब ये क्रॉस हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ ड्यूटी पहले करेंगे और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अलग से देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी निकालें। पहली आती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट एंड सेक्शन 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी देखो क्या होती है, रेट एट विच ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेवीड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल्स ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो जो इंपोर्टेड गुड्स है उनके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल लगता है, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होता है कि किन किन गुड्स पे क्या क्या लगने वाली है, किस रेट से, और जो एक्सपोर्टेड है उनको गवर्न करता है सेकेंड शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो जनरली जो इंपोर्ट है उनके ऊपर ही जनरली ड्यूटीज लगाई जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट जनरली प्रमोट करती है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर कंपैरेटिवली कम ड्यूटीज होती हैं, कम केसेस में ड्यूटीज हमें देखने को मिलती है। इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन aligns the first schedule of custom tariff act with harmonized system of nomenclature HSN of 6 digit level। तो हम harmonized system of nomenclature है वो customs में follow करते हैं, बट इन इंडिया फर्स्ट शेड्यूल क्लासीफाई करती है गुड्स को 8 डिजिट लेवल पे। तो ये जो HSN की 6 डिजिट वाला है उसको हम फॉलो करके एक्सटेंड करके 8 डिजिट तक फॉलो करते हैं।
दो टाइप की ड्यूटी होती है फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब इंपोर्ट के केस में आपके ऊपर दो टाइप की ड्यूटीज लग सकती हैं। कुछ केसेस में लगती है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, और कुछ केस में प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का क्लॉज भी दे रखा होता है। So generally, standard rate of basic custom duty is applicable. Normal rate of customs duty on imports of non-agricultural goods is 10%. Though there are wide variations. So जैसे आप मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी की स्टैंडर्ड रेट, आपके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगी। जनरली आपके ऊपर जो स्टैंडर्ड रेट वाला कॉलम होगा वो वाली रेट्स ही लगती है आपके ऊपर, कि आइटम लिखा होगा उसके सामने उसकी दो कॉलम्स बने होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट का और एक प्रेफरेंशियल रेट का। स्टैंडर्ड रेट वाला जो क्लॉज होता है वो आपके ऊपर जनरल केस में लगता है। जैसे मान लो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए 10% रेट है, सो ये आपको 10% रेट लगानी है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, देखो, if goods are imported from areas notified by central government under section 25 as preferential area, कुछ एरियाज को हो सकता है प्रेफरेंशियल, कुछ जगह से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर थोड़ी कंसेशनल रेट लग सकती है। जैसे मान लो जनरली 10% लगनी चाहिए, बट आपके ऊपर हम लगा रहे हैं 7.5%, 5%, 8%। तो ये जो प्रेफरेंशियल रेट लग रही है आपकी, क्योंकि आप कुछ प्रेफरेंशियल एरिया से क्या मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, और गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई कर रखा है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई क्यों कर रखा होगा, क्योंकि उन कंट्रीज से या उन जगहों से हमारे अच्छे क्या होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे हमारे, उनसे अच्छे रिलेशंस होंगे। सो उसके कारण ये कुछ प्रेफरेंशियल एरियाज स्पेसिफाइड होते हैं, तो उनके केस में वो प्रेफरेंशियल रेट लगती है। तो लोअर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी विल अप्लाई। These are reduced tariff rates levied based on trade agreements between two or more countries, usually significantly lower than normal tariff rates. So ये जनरली सिग्निफिकेंटली लोअर होती है नॉर्मल टेरिफ रेट से। और क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करनी है, तो आपको स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल रेट आपके ऊपर लग रही है। जब आप इंपोर्टेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपको खुद को स्पेसिफिक मांगना पड़ेगा अपना हक। He should also claim that the goods are produced or manufactured, या तो गुड्स वहां पे प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस प्रेफरेंशियल एरिया में, इसलिए आपको ये ड्यूटी दी जाएगी। वो एरिया नोटिफाइड भी तो होना चाहिए इस प्रेफरेंशियल एरिया, तो उसका आपके पास पूरा और एविडेंस होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए वो पर्टिकुलर एरिया। और ओरिजिन ऑफ गुड्स शुड बी डिटरमाइंड एज पर रूल्स अंडर सेक्शन 4(2) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। और गुड्स का जो ओरिजिन है वो आपको प्रॉपरली डिटरमाइन करना रहेगा, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करके और फिर इधर सेल कर देते, ताकि ये दिख जाए कि ओरिजिन जो प्रेफरेंशियल एरिया है वहां से हुआ है। सो वो जो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सेफगार्ड्स अप्लाई कर रखे हैं, किस तरीके से आप कैसे डिटरमिनेशन करोगे वो स्पेसिफाई कर रखा है अंडर सर्टेन रूल्स। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर कौन सी रेट लग जाएगी, फिर स्टैंडर्ड वाली रेट लगेगी जैसे नॉर्मल केस में लगती है। फिर सेकंड जो शेड्यूल है वो बताता है एक्सपोर्ट ड्यूटी वाली रेट्स ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। एज पर इंडियाज एफटीपी गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड एंड नॉट दी टैक्सेस। तो जनरली इंडिया का ये मेंटालिटी है, ये थॉट प्रोसेस है कि गुड्स को एक्सपोर्ट करो, गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड नॉट दी टैक्सेस। तो सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए, ना कि टैक्सेस का भी। सो इंडिया से बाहर टैक्सेस नहीं जाने चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट लगा रही, ये हमारा फिलॉसफी है। क्योंकि अगर हमारे टैक्सेस भी बाहर वाले कस्टमर से चार्ज होने लगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो इंडियन सप्लायर्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, कंपीट नहीं कर पाएंगे विद अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। सो इसलिए जरूरी है कि हमारे टैक्सेस बाहर वाले कस्टमर को कॉस्ट के फॉर्म में ना जाए। तो जनरली कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है एक्सपोर्टेड गुड्स पे, पर स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एज पर पॉलिसी डिसीजंस बाय मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन कुछ गुड्स के ऊपर मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन सर्टेन कंसिडरेशन की, मान लो कुछ गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, या मान लो कुछ ऐसे गुड्स है जो इन जनरल तो लगा रहे थे आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट मान लो यू आर फेसिंग सर्टेन ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर ओन कंट्री, तो आप फिर उनका क्या करोगे, एक्सपोर्ट परमिट करोगे क्या, नहीं करोगे। आपकी खुद के
खाने के लिए वो है नहीं और आप उनको एक्सपोर्ट करना अलाउ करोगे, तो कुछ केसेस में फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज बेसिकली कि नॉर्मल आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के होने के कारण नॉर्मली ये आपके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। सो इट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। और फिर आईजीएसटी लगता है, ये तो हमें पता ही है कि इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू व्हाट, जीएसटी, आईजीएसटी। Any article imported into India is liable to IGST at a rate not exceeding, so IGST की मैक्सिमम रेट 40% होती है, बट जनरल IGST की रेट 18% है। IGST is applicable at same rate as on goods supplied in India, और ऐसा नहीं है आप डिफरेंट रेट लगाओगे, क्योंकि IGST जो हम लगा रहे हैं गुड्स पे, जीएसटी लगाने का कॉन्सेप्ट भी ये है कि हम चाहते हैं कि जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं और जो इंडियन गुड्स है वो क्या करे, सेम लेवल पे compete कर पाए। सिर्फ जीएसटी के कारण इन दोनों गुड्स में जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो डिफ्रेंशिएट ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर कोई गुड 1000 रुपए का बनाता है, दूसरा पर्सन भी 1000 रुपए का बना रहा है, अब इंडियन वाले पे तो क्या लगेगा, सपोज 18% जीएसटी लगती है 180, तो कंज्यूमर को पड़ रहा है 1180 का। और यहाँ पे अगर मान लो हम जीएसटी ना लगाए तो ये वाला गुड कंज्यूमर को 1000 रुपए का पड़ेगा। तो आप एज अ कंज्यूमर सोचो आप कौन सा गुड खरीदना पसंद करोगे, यू विल परचेज दिस आइटम, राइट। सो इसके कारण तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जितने भी हमारे इंडियन वाले लोग हैं ये तो इनको तो अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा। तो इस डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि यहाँ पे भी जीएसटी लगाओ सेम रेट से। तो हम यहाँ पे सेम रेट से लगा रहे हैं ताकि आप एट पार क्या कर पाओ, कंपीट कर पाओ। अब आपके पास आप क्वालिटी बेसिस पे इसको जज करोगे, या मान लो अगर इनकी एक्चुअली में अगर कॉस्ट मान लो कम होती है उसके कारण ही क्या कर सकता है, एडवांटेज ले सकता है, बट अदरवाइज सिर्फ इस जीएसटी के कारण इन लोगों को एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। IGST rate on imported goods is based on general IGST rate notification and exemption notification. तो इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी की रेट क्या होगी, जनरल जो आईजीएसटी की रेट बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नोटिफाइड है वही लगेगी, और अगर कुछ गुड्स एग्जाम दे रहा है तो वैसे वो इधर भी एग्जाम हो जाएंगे। रजिस्टर्ड जीएसटी इंपोर्टर्स कैन अवेल आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो इम्पोर्ट के टाइम पे वो जितना जीएसटी पे करता है उसका आईटीसी भी ले लेता है। अगर आप कॉम्पनसेशन सेस का भी पेमेंट करके आते हो लग्जरी गुड्स वगैरह पे तो आप उसका भी आईटीसी ले सकते हो। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, इंपोर्टेड गुड्स आर आल्सो liable to जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एट सेम रेट ऑन एज ऑन गुड्स सप्लाइड इन इंडिया। तो अगर जैसे इंडियन गुड्स पे है कुछ पे लगता है तो सेम इंपोर्टेड उन्हीं इंपोर्टेड गुड्स के केस में भी लग जाएगा। Goods imported by sales units or developers for authorized operations are exempt from it. लेकिन अगर sales unit developers क्या कर रही है, import कर रही है goods for authorized operation, तो उनको exempt कर दिया जाता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से, ठीक है। अब आता है मैनर ऑफ कंप्यूटिंग असेसेबल वैल्यू फॉर लेविंग इंटीग्रेटेड टैक्स, सेक्शन 3(8) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कि असेसेबल वैल्यू मतलब किस वैल्यू पर आप क्या करोगे, आईजीएसटी लगाओगे। ये मैंने वैसे तो हमने थोड़ा बहुत देखा था जब हमने जीएसटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्कस किया था, पर हमने समझा था कि हम इसको लेटर ऑन और अच्छे से समझेंगे। सो देखो, वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग आईजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड्स वैल्यू असेसेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट एंड एनी कस्टम्स ड्यूटी और एडिशनल चार्जेस बट एक्सक्लूड्स IGST and GST compensation cess। तो हम कस्टम ड्यूटी जिस वैल्यू पे लगाने वाले हैं वो हम वैल्यू ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हम कस्टम्स की ड्यूटी लगा रहे हैं या कोई जैसे एडिशनल चार्जेस है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है कस्टम्स में, तो वो सब हम ऐड कर देंगे। फिर जो वैल्यू निकल के आएंगे हम उसके ऊपर IGST या कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे। ऑब्वियस बात है अगर हम इन्हीं का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इनको तो क्यों ही ऐड करेंगे। प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। अच्छा,
ये जो एसेसिबल वैल्यू है सेक्शन 14 की, ये जो हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे कि एग्जैक्टली एसेसिबल वैल्यू कैसे निकलती है। Provision of Customs Act 1962, including assessment, refund, exemption, recovery, appeals, and penalties, apply to duties, taxes, or cess levied under this section. So, Customs Act के provision ये apply होंगे यहाँ पे भी in particular taxes पे. Duty, tax, or cess under this section is in addition to any other duty, tax, cess imposed under any law. तो अगर किसी और law में कुछ और prescribed हो taxes वगैरह तो that will be separate obviously, हमारा act separate चलेगा. Manner of computing value in case of warehouse goods. अब warehouse goods के केस में हम कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे? तो for goods sold in warehouse before clearance for home consumption or export, value for calculating IGST and cess is higher off. So ultimately आपने तो सेल कर दिया, अब वो बाद में कोई और पर्सन क्लियर करवाता है अगर मान लो गुड्स, तो कौन सी वैल्यू लोगे आप? तो ये कहते हैं कि जो वैल्यू आपने इस सेक्शन में डिटरमाइन करी हमने, असेसेबल वैल्यू मतलब जो हमारी नॉर्मल मान लो जो इम्पोर्ट वाली वैल्यू थी उसमें ऐड किया हमने कस्टम ड्यूटी को, और उसमें जो भी एडिशनल चार्जेस से कस्टम्स वाले वो ऐड कर दिए. एक तो हम वो ले लेंगे, मतलब जो इम्पोर्ट के टाइम पे वैल्यू होनी चाहिए थी एक हम वो ले लेंगे, और दूसरा वैल्यू पे इसको सेल किया गया था वो वैल्यू ले लेंगे. जो भी दोनों में से हायर होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू फॉर लिविंग IGST और सेस नाउ. तो आपने वेयरहाउस करके थोड़ा पीरियड टाइम गैप क्रिएट किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हायर वाला इसलिए मेथड लगाएंगे. If only part of goods is sold, proportionate value is taken based on the same principle. अगर मान लो part of goods sold होते हैं तो हम proportionately लगा लेते हैं फॉर्मूला जितने सेल हुए उनके रिगार्डिंग. If warehouse goods are sold multiple times before clearance, एक से ज्यादा बार आप उनको सेल कर चुके हैं, मान लो ए ने बी को सेल किए जब वो वेयर हाउस में थे, फिर बी ने वेयर हाउस में उनको रखा और सी को सेल कर दिया, फिर सी ने डी को सेल कर दिया, फिर डी ने ई को सेल किया और ई ने फाइनली क्या करा है, इसको क्लियर करवाया होम कंजप्शन के लिए. तो कौन सा सेल वैल्यू है? सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट वैल्यू आई थी ए के बाद उसको कंसिडर करे, या ए ने जिस वैल्यू को बी को सेल किया उसको कंसिडर करे, या बी ने जो सेल किया सी को उसको कंसिडर करे, या सी ने जो डी को किया उसको कंसिडर करे, या डी ने जो ई को सेल किया उस वैल्यू को कंसिडर करें. कौन से वैल्यू को कंसिडर करेंगे? फॉर लिविंग IGST एंड ऑल. तो देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू, इस फॉर्मूले में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे लास्ट सेल की, विच इज जो डी ने ई को सेल करी है, that transaction value will be considered. Unsold warehouse goods are valued as per section 3(8). अगर मान लो वेयरहाउस किया था हमने गुड्स को, बट हमने सेल नहीं किया वेयरहाउस में, मैंने वेयरहाउसिंग किया, मुझे 1 महीने के लिए मेरे पास स्टोरेज स्पेस नहीं था, मैंने वेयरहाउस करके रख लिया कस्टम स्टेशन पे. अब मैं खुद ही उनको क्लियर करवा दी, मैं किसी को सेल नहीं कर रही उन गुड्स को, मुझे ही जरूरत थी उनकी, तो मैं खुद अगर क्लियर करवा रही तो ये वाला ही रूल लगेगा, ऑब्वियस बात है. ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू कंसिडरेशन पेड और पेबल फॉर सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स. ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो या पेबल है वेयरहाउस गुड्स की सेल के लिए, उसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं. अब आता है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट. सो बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, सिर्फ आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है इसी कारण लग रही है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है. पर कुछ ड्यूटीज को कुछ ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के भी कारण लगाया जाता है. तो पहला है एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). Levied on imported goods equal to excise duty applicable to a similar product if manufactured in India. सब GST आने पे तो GST लग गया. पहले जब एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी तब ये एडिशनल ड्यूटी करके लगाया जाता था एक्साइज ड्यूटी जितना ही अमाउंट, सो दैट अगेन वही एट पार आ सके, आप इक्वली क्या कर सको, कंपीट कर सको. तो आफ्टर GST एक्साइज ड्यूटी बहुत स्पेसिफिक गुड्स पे लगते हैं, जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टबैको पे. सो अभी ये जो एडिशनल ड्यूटी का स्कोप है सिर्फ इन ही प्रोडक्ट तक क्या रह गया है, रिस्ट्रिक्ट रह गया है. CG can notify additional duty rates for imported alcoholic liquor. Rate is based on state excise duty. State लगाती है एक्साइज ड्यूटी, तो यहाँ पर फिर CG एल्कोहलिक लिकर जो इंपोर्ट हो रही है उसके केस में भी अलग से एडिशनल ड्यूटी रेट स्पेसिफाई कर सकती है.
excise duty, state excise duty applicable to similar liquor in India. If no similar liquor is produced in India, duty is based on excise duty applicable to its category or class in different state. तो बिल्कुल सेम टाइप की लिकर इंडिया में नहीं है, तो जिस कैटेगरी में वो फॉल करती है हम उसके बेसिस पे लगा देंगे। फिर आती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3). तो स्पेशल ड्यूटी इम्पोज टू काउंटर बैलेंस excise duty on raw materials, components and ingredients used in manufacturing imported goods to ensure fair competition between domestic and foreign manufacturers. तो सपोज कोई चीज जो है वो आप डायरेक्टली तो फिनिश गुड्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली फिनिश गुड्स फॉर्म में होती है तो हम यहाँ पे इस सेक्शन में लगा देते। कोई चीज ऐसा रॉ मटेरियल अगर आप लेके आ रहे हो या कुछ पार्ट्स फॉर्म में लेके आ रहे हो, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिलाकर आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। सो अल्टीमेटली अगर हमने इन रॉ मटेरियल्स पे नहीं लगाई अगर कस्टम ड्यूटी तो क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी की इक्वल बैलेंस, तो अल्टीमेटली वही अगेन कंपटीशन में आपको पैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए फिर हम रॉ मटेरियल्स पे अगर हमें लगाएं तो फिर इस सेक्शन के थ्रू हम लगाते हैं। और अगेन जीएसटी आने के बाद बहुत कम गुड्स बचे हैं ऐसे तो। Supplied when domestic manufacturer pay excise duty on raw material, but final goods is not subject to excise duty. Example: manufacturer of grease or lubricating oil procures petroleum products as raw material that suffer excise duty. तो अगर आप मान लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके आप ग्रीस या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने वाले हो, तो आप क्या करोगे, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी SAD अंडर सेक्शन 3(5). It is levied to counterbalance sales tax, VAT, local tax or other similar charges applicable on sale, purchase, transportation of goods in India. तो जो देखो जीएसटी आने से अगेन ये सारी चीजें अब बहुत कम हो चुकी है। तो पहले ये ज्यादा प्रिवलेंट हुआ करते थे, तो सेल्स टैक्स को काउंटर बैलेंस करना है या फिर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को, लोकल टैक्सेस को या और भी कोई सिमिलर टैक्सेस थे, चार्जेस है, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती थी। कैन बी इम्पोज इवन इफ एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) और 3(3) इज नॉट एप्लीकेबल। मान लो ये 3(1) और 3(3) की ड्यूटीज है, ये नहीं लग रही, उसके बावजूद भी हम ये SAD को लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम रेट 4% होगी वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल की एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। आफ्टर जीएसटी दिस ड्यूटी इज मोस्टली ऑब्सोलीट एज जीएसटी इज अबॉलिश्ड। दीस टैक्सेस एब्सोल्यूट हो चुका है, अभी ऑब्सोलीट हो चुका है। सेट में स्टिल अप्लाई टू, अब स्टिल अभी भी अप्लाई हो सकता है इस पे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे, क्योंकि इस पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता। और जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इन पर जीएसटी कब लगेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है कि गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर भी है कि वो इम्पोज और एनहांस कर सकती है एक्सपोर्ट की ड्यूटीज को। तो सेक्शन 8 हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिगार्डिंग पावर की बात बताता है और सेक्शन 8A हमें बताता है सेक्शन 8 बताता है एक्सपोर्ट ड्यूटीज के रिगार्डिंग और सेक्शन 8A हमें बताता है इम्पोर्ट ड्यूटीज के रिगार्डिंग। CG has power to impose or enhance export duties by amending सेकेंड शेड्यूल। एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए कौन सा शेड्यूल लगता है, सेकेंड शेड्यूल। तो इसको अमेंड करके बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट सीजी क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को या तो बढ़ा सकती है या फिर अप्लाई कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज कैन बी इम्पोज इवन गुड्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। और इवन अगर कुछ गुड्स सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड ना भी हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि वो एक्सपोर्ट गुड्स पे लगा सकते हैं ड्यूटी। Government must be satisfied that specific circumstances must justify imposition or increase of export duty. तो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस भी गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसके कारण वो इन ड्यूटी को बढ़ा रही है या फिर इम्पोज कर रही है। Decision is taken based on factors like domestic demand and supply conditions. तो सारे फैक्टर्स को, डिमांड सप्लाई कंडीशन को आप कंसिडर करके डिसीजन लोगे। Example, in summer, milk production decreases.
And if domestic supply is insufficient, government may increase export duties on milk powder or restrict its export to ensure availability in the domestic market. Got it? फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं कि इम्पोर्ट ड्यूटीज के केस में कब ये पावर गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, तो इसके केस में तभी कर सकती है जब गुड्स फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई होंगे। ऊपर कब कर सकती थी, चाहे सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हो चाहे ना हो, तब भी गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज कर सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में। इम्पोर्ट ड्यूटी के केस में तभी एक्सरसाइज होगी जब फर्स्ट शेड्यूल में वो गुड्स क्या होंगे, स्पेसिफाई होंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है। So CG has power to impose or enhance import duties by amending first schedule via official gazette notification. Import duties can be increased only if goods are specified in first schedule. Government must be satisfied that specific circumstances justify enhancement of import duties. Any notification amending rate of duty must be placed before Parliament for approval with or without modification before it is issued. और अगर आप मतलब अमेंड कर रहे हो तो आपको उसको पार्लियामेंट के सामने भी रखना पड़ता है फॉर अप्रूवल। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या रहेगी, तो अप्लाई सेफगार्ड मेजर्स, सेक्शन 8B हमें बताता है। तो अभी क्या है, अगर मान लो आपको इंडियन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारी इंडिया की है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने, सेफगार्ड मेजर, उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ड्यूटी इम्पोज कर सकती है। तो मैं बता रही हूँ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारण लग रही है, लेकिन जितने भी बाकी जो लेवीज हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे तभी लगते हैं जब एक्चुअली में उनके पीछे एक रीजनिंग होती है कि उनको क्यों लगाया जा रहा है। सेफगार्ड मेजर्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नोटिफिकेशन, इट इज इश्यूड इन ऑफिशियल गजेट इफ सो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट आप क्या करते हो, सेफगार्ड मेजर्स को अप्लाई कर सकते हो। कब लगाते हो कि एनी आर्टिकल इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इन इंक्रीज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा बल्क में क्या किया जा रहा है, इंडिया में कुछ आर्टिकल्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है, या फिर साथ में क्या हो रहा है, एंड साथ ध्यान रखना, एंड एक तो इंक्रीज क्वांटिटी में आप इम्पोर्ट कर रहे हो और इंक्रीज इम्पोर्टेशन कॉजेस और थ्रेटन्स टू कॉज सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बहुत भारी नुकसान होगा। अगर ये दोनों सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं तो ये सेफगार्ड मेजर्स गवर्नमेंट लगा सकती है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ध्यान रखने की वो क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या रहेगा, प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइक और डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स इन इंडिया होली और इन मेजर शेयर। सो जो सेम टाइम के कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स बना रहे हैं उनकी इंडस्ट्री को ये क्या करने वाले, इंजरी करने वाले। सीरियस इंजरी का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट ओवरऑल इम्पेयरमेंट इन पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब उनकी जो पोजीशन है इंडस्ट्री में, जो बिजनेसेस हैं उनको आप बहुत सिग्निफिकेंटली नुकसान पहुंचाने वाले। थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी, कि या तो आप सीरियस इंजरी कर रहे हो या फिर थ्रेटन्स टू कॉज सीरियस इंजरी। अब थ्रेट टू कॉज सीरियस इंजरी क्या होता है, सो क्लियर और इमिनेंट डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी। सो अगर ऐसा लग भी रहा है कि बहुत बड़ा डेंजर है कि ये सीरियस इंजरी हो सकती है, तो भी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, सेफगार्ड मेजर के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी या तो कॉज कर रही है या कर सकती है, दोनों ही केसेस में सेफगार्ड मेजर को लगाया जा सकता है। और डेवलपिंग जो कंट्री रहेगी वो होगी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड मेजर्स, ये डेवलपिंग कंट्री, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, डेवलपिंग कंट्री का जो आपका कॉन्टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सेफगार्ड मेजर का, इट इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और हमें जेन्युइन बेसिस पे आप कंपटीशन करो ना, ये क्या कर रहे हो कि हमारे, पहले तो क्या करोगे आप पूरे डोमेस्टिक प्लेयर्स को खत्म कर दोगे, ठीक है, आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को इंडिया में लेके आओगे कि डोमेस्टिक प्लेयर्स का मार्केट खत्म कर दोगे, और फिर जब उनका मार्केट खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, फिर आप अपनी मनमानी करोगे, मोनोपोली क्रिएट कर दोगे, जो प्राइस चार्ज करनी वो चार्ज करोगे, राइट। सो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना बहुत जरूरी हो जाता है।
क्या क्या सेफगार्ड मेजर रहते हैं देखो। एक तो है सबसे बड़ा कि आप सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज कर दो। इट इज इम्पोज इन एडिशन टू एनी अदर एप्लीकेबल ड्यूटी। एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा allocated to major supplying countries। तो या तो आप एक एक ड्यूटी लगा दो एडिशनली, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, कस्टम्स ड्यूटी, ये भी सेफगार्ड ड्यूटी इसका नाम रहेगा। और आप अलग से मतलब एक एडिशनल आप ड्यूटी लगा दो कि मान लो नॉर्मल बीसीडी लग रही 10% और इन गुड्स को आप इनका इंपोर्ट कम करवाना चाहते हो तो सपोज हमने 40% लगा दी सेफगार्ड ड्यूटी, तो इससे आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को नुकसान होगा, तो फिर वो थोड़ा इतना बल्क क्वांटिटी में फिर नहीं कर पाएंगे हमारे यहाँ पे गुड्स को बेचना। या फिर आप टेरिफ रेट कोटा लगा दो कि अगर आप इस क्वांटिटी से ज्यादा क्या करोगे हमारे यहाँ पे गुड्स बेचोगे, सो बेसिकली इसको आप समझ लो स्लैब के फॉर्म में। तो अगर इससे ज्यादा बेचोगे तो फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा ड्यूटी लगेगी, टेरिफ लगेगा। ये भी आप कर सकते हो, जो भी मेजर सप्लाइंग कंट्रीज है उनके ऊपर लगा दो सिर्फ, बाकी बाकियों को नुकसान ना हो। अदर मेजर्स डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में exempt certain quantities from safeguard duty via notification। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी का ही इम्पोर्ट है तो उनको सेफगार्ड ड्यूटी से छूट दे सकती है। जैसे मान लो किसी कंट्री से 50 यूनिट ही आ रही है हमारे पास और वो नुकसान नहीं करने वाली, इट्स फाइन। टेरिफ रेट कोटा मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर last 3 representative years for which statistics are available unless a different level is required to prevent or remedy serious injury। और ये किसके बेसिस पे टेरिफ रेट कोटा का मिनिमम लेवल डिसाइड करते हैं कि जो भी 3 रिप्रेजेंटेटिव पिछले 3 साल हैं आप उनको यूज करोगे, उनका एवरेज लेवल ऑफ इम्पोर्ट लोगे कि नॉर्मली इतना ही इम्पोर्ट होना चाहिए। इससे अगर बियॉन्ड जा रहा है इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या करने का ऑब्जेक्टिव है इन लोगों के मन में कि वो उनको हार्म करना चाहते हैं, उनको कंप्लीटली मार्केट से वैनिश करना चाहते हैं। सो इसलिए जरूरी है ये कोटा लगाना। तो 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स का मतलब जिनके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वगैरह अवेलेबल हो, हम उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। जनरली एवरेज नहीं लेंगे, कभी कभी हो सकता है कि डिफरेंट लेवल हमें कंसिडर करना पड़ जाए ताकि हम एक्चुअली में जो जितनी भी इंजरी हो चुकी है उसको ही पूरा प्रिवेंट कर सके, उसको सही कर सके। जनरली इसको लगाया जाता है फॉर 4 इयर्स। जो सेफगार्ड ड्यूटी है या सेफगार्ड मेजर्स है वो 4 साल के लिए लगाया जाता है और इनको अप टू 10 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज टेकन मेजर्स टू एडजस्ट टू सच इंजरी और थ्रेट एंड इट इज नेसेसरी दैट सेफगार्ड मेजर्स शुड कंटिन्यू टू बी imposed। तो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने मेजर्स ले लिए एडजस्ट करने के लिए इस इंजरी और थ्रेट के साथ में और अभी भी लगता है कि सेफगार्ड मेजर्स कंटिन्यू रहने चाहिए। एग्जेम्पशन कब रहेगी सेफगार्ड मेजर्स से कि अगर मान लो आर्टिकल्स एक डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। सो अगेन ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि WTO की गाइडलाइंस है या फिर आपस में जितनी भी कंट्रीज ट्रेड कर रही है, आप अगर आपस में ट्रेड करना अलाउ नहीं करोगे स्पेशली विद द डेवलपिंग कंट्रीज, तो जो आपके रिलेशन है वो खराब होंगे और जो ये कंट्रीज डेवलप होने की रेस में अभी है इनका भी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर आप डोर्स क्लोज कर दोगे तो फिर कैसे आप सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट करोगे। सो अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए आप एक लॉज रखोगे कि अगर वहां से कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं और टोटल इम्पोर्ट्स का सिर्फ लेस देन 3% वहां से आ रहा है तो उनके ऊपर भी सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाए जाएंगे, उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज कोटा नहीं लगाया जाएगा। या अगर मान लो मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज से कुछ आर्टिकल्स आते हैं where combined share is less than 3% of total imports, तो उसके केस में भी आप उसको सेफगार्ड मेजर नहीं लगाना रहेगा। सो अगर मान लो आपका इंडिविजुअली तो 3% या उससे ज्यादा हो रहा है और पर आपका जो कंबाइंड शेयर है सारी डेवलपिंग कंट्रीज का मिला के उस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो लेस देन 9% और सेल्स यूनिट्स अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल और क्लियर्ड इनटू DTA और यूज इन गुड्स क्लियर्ड इनटू DTA। सो अगर
इंपोर्ट कौन कर रहा है? 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या सेल्स यूनिट्स। तो इनके केस में आप कोई भी सेफ गार्ड मेजर नहीं लगाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हो, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट से बहुत प्यार है। सो फिर इन ये लोग जो इंपोर्ट भी करते हैं उसको भी गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री रखती है। लेकिन अगर ये इंपोर्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये इंपोर्ट करके फिर क्या कर देंगे, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, मतलब अदर देन जो ये सेल्स और ईओयू वाला एरिया है वहां पे क्लियर कर देंगे, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में अगर ये क्लियर करने वाले हैं, अल्टीमेटली डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में गुड्स को बेचने वाले हैं, उसके केस में फिर इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मान लो फिर तो पता है हर कोई क्या करेगा, पहले तो यू सेल्स यूनिट के थ्रू इंपोर्ट दिखा देगा और फिर खुद के पास ले लेगा ताकि ड्यूटी से बच जाए, इसलिए ये क्लॉज डाल रखा है। दूसरा, अगर मान लो किसी भी केस में अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल करती है सेफगार्ड ड्यूटीज, सेफगार्ड मेजर्स, तो फिर इनके ऊपर लगे। ये गवर्नमेंट ने किया है तो ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू पॉलिसी डिसीजन ये डिसीजन लिया होगा। अच्छा, सेफगार्ड जो मेजर्स रहते हैं इनका प्रोविजनल असेसमेंट भी होता है। प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स, तो सीजी के पास ये पावर है कि वो प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स लगा दे मैक्सिमम 200 डेज के लिए। These may be imposed based on preliminary determination that increased imports have caused। मतलब अभी पूरी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, आपको प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अल्टीमेटली हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होगा। तो आप एक बार प्रोविजनली क्या कर दोगे, 200 डेज के लिए आप ये ड्यूटी, ये सेफगार्ड मेजर्स आप लगा सकते हो। इफ अपॉन फाइनल डिटर्मिनेशन, जब आप फाइनल आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद अगर ये निकल के आता है कि सीजी कंक्लूड्स कि इंक्रीज इंपोर्ट्स हैव नॉट कॉज्ड और थ्रेटन टू कॉज सीरियस इंजरी, जितनी भी सेफगार्ड ड्यूटी पे करी गई है उसको फिर रिफंड करना पड़ेगा। ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 8B, एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 8B मतलब सेफगार्ड मेजर्स के रिगार्डिंग must be placed before both houses of parliament for 30 days, either in one session or across multiple sessions. If both houses agree to modify or annul the notification, अगर उसको modify करना चाहते हैं या उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, set aside करना चाह रहे हैं, एक तरीके से annul करना चाह रहे हैं, nullify करना चाह रहे हैं, before expiry of following session, it will take effect only in the modified form या फिर वो ineffective हो जाएगा। Any modification or annulment with will not affect validity of actions previously done under that notification. So उससे जो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उनकी वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाता है या उसको नलिफाई कर दिया जाता है। तो अब आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल सेक्शन 9 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। अभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखो कब लगाई जाती है, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब्सिडाइज्ड। अगर क्या किया जा रहा है, जो कंट्री हमारे यहाँ पे गुड्स भेज रही है वो कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन आर्टिकल्स पे सब्सिडी देके उनकी जो प्राइसेस है वो कम कर रही है, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारे मार्केट को क्या करना है, हार्म करना है उससे। तो फिर ये काउंटर वेलिंग, क्या काउंटर अटैक कर रहे हैं हम, वो हमें हमारे लिए षड्यंत्र रच रहे थे सब्सिडी देके, है ना, हम उसको काउंटर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो इट इज इम्पोज इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या? एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रांट कर रही है सब्सिडी अपॉन, सब्सिडी मैन्युफैक्चर पे दे सकते हो आप, गुड्स की प्रोडक्शन पे दे सकते हो, उनके एक्सपोर्टेशन पे स्पेसिफिकली दे सकते हो, यहाँ तक कि अगर उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी अगर आप दे रहे हो तो उसको हम सब्सिडाइज आर्टिकल मानेंगे। उनका इंडिया में इंपोर्ट होना चाहिए तभी लगाएंगे, ऑब्वियस बात है। और जरूरी नहीं है डायरेक्टली आप उस कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से डायरेक्टली आप इंपोर्ट करो। मान लो कंट्री ए ने मैन्युफैक्चर हो रहा था, उनको पता चल गया कि ये ड्यूटी लगा दी, फिर वो क्या करेंगे, इसका रूटिंग करेंगे, कंट्री बी को भेज देंगे और फिर इस बी वाली कंट्री से इंडिया में इंपोर्टेशन दिखा देंगे ताकि इस ड्यूटी से बच सके। तो डायरेक्टली अगर आप ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर ये ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। तो मे और मे नॉट डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंट्री।
Article may be in same condition as when exported from country of manufacture or production or may be changed in condition due to manufacture or production or otherwise. So मान लो इस ए कंट्री से पूरा मैन्युफैक्चर हो रहा था, इसको पूरी सब्सिडी वगैरह मिल रही थी, और फिर क्या हुआ, जो इसका पैकिंग वाला काम है ना वो कंट्री बी में होना था, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इंडिया में आए मान लो गुड्स, तो भी क्या इसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ये अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी तो मिली है, राइट? तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी प्राइसेस लो हो गई, और प्राइसेस लो हो गई तो फिर हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक लोग जो सप्लायर है उनके गुड्स कोई खरीदेगा क्या? तो फिर अल्टीमेटली हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को हार्म होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाना जरूरी है। A subsidy is deemed to exist if there is financial contribution including direct transfer of funds like grants, loans, etc. या waiver of revenue, etc. by government or any public body in exporting or producing country. मान लो आपके कुछ टैक्सेस वगैरह वेव कर दिए उन्होंने, आपका लोन आपको दे दिया या फिर आपको ग्रांट्स दे दी, ठीक है। सो ये क्या है, अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली उन्होंने हेल्प करी है ना किसी भी फॉर्म में। इट विल ऑल get covered in the scope of subsidy. Any form of income or price support granted or maintained by government which results in increased export of such article or reduce of import of any article into that country. या कोई भी इनकम और प्राइस सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है जिससे क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का या तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या फिर किसी और आर्टिकल का आइडियली इंपोर्ट कम हो रहा है उस कंट्री में। और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट बाय पेमेंट्स थ्रू अ फंडिंग मैकेनिज्म और एंट्रस्ट डायरेक्ट्स अ प्राइवेट बॉडी टू कैरी आउट वन और मोर और स्पेसिफाइड अबव। सो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली सब्सिडी देने की जगह क्या कर रही है, प्राइवेट बॉडी के थ्रू इसको चैनल कर रही है, तो भी हम सब्सिडी के स्कोप में ही कवर मानेंगे उसे। और ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रही थी, गवर्नमेंट भी दे सकती है और या फिर कोई भी और पब्लिक बॉडी भी दे सकती है उस एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री की। जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी होगी वो कभी भी सब्सिडी के अमाउंट से ज्यादा नहीं, ये तो ऑब्वियस बात है यार, पैरिटी मेंटेन करनी है हमें, तो हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते काउंटरवेलिंग ड्यूटी के नाम पे। तो अगर मान लो सब्सिडी 60 रुपए की है तो आप 60 रुपीज की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाओगे ताकि फिर से वो प्रोडक्ट उसी प्राइस पे आ जाए। And it is in addition to other duties under customs or other law. It is not levied unless it is determined that subsidy is related to export performance, related to use of domestic goods over imported goods in export article, provided to a limited number of persons engaged in manufacture, production or export of articles. ये ड्यूटी जो है वो तब तक नहीं लगेगी अगर सब्सिडी आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो या रिलेटेड हो आपके इंपोर्टेड गुड्स की जगह आपको डोमेस्टिक गुड्स यूज करने के लिए आपको प्रमोट कर रहे हो एक्सपोर्ट फिर जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए, और ये पता चले कि ये सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस को ही दी जा रही है, सभी को नहीं मिल रही है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी में भी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले पीरियड से भी इसको लगाया जा सकता है लेकिन 90 डेज से पुराने पीरियड में नहीं लगा सकते। तो नॉट बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम नोटिफिकेशन डेट इन फॉलोइंग केसेस: massive imports in relatively short period cause irreparable injury to domestic industry. massive imports किए गए हैं बहुत कम पीरियड के अंदर, जिससे क्या होने वाली है, इररिपेरेबल इंजरी होने वाली है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्यूचर रिकरेंस ऑफ सच इंजरी, और आगे तक के लिए सबक मिल सके इसलिए इसको हम लगाना चाह रहे रेट्रोस्पेक्टिव में। फीचर डिटरमाइन करती है सब्सिडी का अमाउंट बाय एन इंक्वायरी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड फ्रॉम सच डेट नॉट बिफोर इंक्वायरी इनिशिएशन। और काउंटरवेलिंग ड्यूटी उस डेट से लगती है जब से इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, उससे पहले से तो हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते।
अब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD। तो सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी का स्कोप दे रखा है। अब देखो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा रही थी हम अगर सीरियस इंजरी हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उसके लिए सीरियस, एस फॉर सेफगार्ड एंड एस फॉर सीरियस इंजरी। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस लिए लगाई जाती है? काउंटर करने के लिए, किसको? सब्सिडी को काउंटर करने के लिए। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है डंपिंग को एंटी करने के लिए। ठीक है, तो डंपिंग को रोकने के लिए कि अगर आप बहुत बल्क क्वांटिटी में डंप कर रहे हो गुड्स इंडिया में, तो उसके लिए फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी का सहारा लिया जाता है। तो डंपिंग कब होती है? when a product is imported into India at a price lower than its normal value। सो मतलब जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उसके खुद के डोमेस्टिक मार्केट में, सपोज मान लो गुड्स आ रहे हैं चाइना से, ठीक है, और वहां पे मान लो वो पर्टिकुलर गुड्स, अगर मैं रुपीज वैल्यू में उसकी वैल्यू कन्वर्ट करूं तो वो खुद वहां पर उन गुड्स को सेल किया जाता है चाइना मार्केट में 100 रुपए का, और हमारे यहाँ पे मान लो वो गुड्स भेजा जा रहा है 40 रुपए। ये डंपिंग नहीं है तो और क्या है? सो अल्टीमेटली वही यहाँ पे भी माइंडसेट तो वही है, पर यहाँ पर हो क्या रहा है, आप डोमेस्टिक मार्केट वाली प्राइस से भी कम पर बेच रहे हो। तो इसलिए हम लगाएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये देखो इलीगल नहीं है ये चीज, लेकिन इससे अल्टीमेटली फिर हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को हार्म होगा, इसलिए ये ड्यूटी लगाना जरूरी। ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते हो कि आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में जिन इस प्राइस पे किसी चीज को सेल करते हो उससे कम पे आप किसी और कंट्री को नहीं भेज सकते हो गुड्स, ऐसा कुछ नहीं है। पर इलीगल तो नहीं है, पर इससे अल्टीमेटली हमारी कंट्री के प्लेयर्स को हार्म होगा, इसलिए ड्यूटी लगाना जरूरी है। It is imposed only when Indian industry produces like articles and it is country specific duty। तो अगर इंडियन इंडस्ट्री को हार्म कब होगा भाई? जब हमारे प्लेयर सेम टाइप की गुड्स बना देंगे तभी तो हार्म होगा। सो ये तभी लगाई जाएगी और ये कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी रहेगी, तो ये ओवरऑल नहीं लगेगी। जैसे हमने चाइना से देखा ये पर्टिकुलर चीज हो रही है, फिर हम सिर्फ चाइना पे लगा दी, जैसे हमने ड्यूटी हर पर्टिकुलर सेम, मान लो सेम टाइप का जो आइटम है वो हम यूएसए से भी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर नहीं लगाएंगे वो, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक रहेगी ये ड्यूटी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना अमाउंट की ड्यूटी लगाई जाती है? सो इट वुड बी लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन। क्या? इट वुड बी लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन। अभी डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन क्या होता है? देखो, डंपिंग मार्जिन का मतलब है कि उस प्रोडक्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या है और उसको एक्सपोर्ट कितने में किया जा रहा है। यही तो हुआ डंप करने का मतलब, यही तो हुआ कि डंपिंग में कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, पहले वो निकालो। और इंजरी मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि उसकी नॉन इंजीरियस प्राइस क्या होनी चाहिए थी और किस वैल्यू पे वो हमारे यहाँ पे आए। नॉन इंजीरियस प्राइस मतलब उसकी, हमारे डोमेस्टिक लोग उसको कितने में सेल करते हैं, और जो इम्पोर्ट होने के बाद जो उसकी फाइनल वैल्यू निकल कर आई है आफ्टर एडिंग ऑल दी जो भी खर्चे वगैरह थे, सब कुछ ऐड करने के बाद वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस जो भी दोनों में से कम होगा उतना ही हम लगाएंगे। सो देखो, नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या है? कंपेरेबल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट। जैसे चाइना के मार्केट में उसको हम कितने में सेल कर रहे थे, और एक्सपोर्ट प्राइस क्या होती है कि चाइना वाले लोग जब उसको भेज रहे हैं तब उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड अब्रॉड, तो किस प्राइस पे उसको अब्रॉड सेल किया जाता है। कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस एट विच इंपोर्टेड आर्टिकल्स आर फर्स्ट रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर यूज्ड व्हेन एक्सपोर्ट प्राइस इज अनअवेलेबल or unreliable due to association or compensatory arrangement between exporter, importer और थर्ड पार्टी। तो कई बार कंस्ट्रक्टेड एक्सपोर्ट प्राइस भी यूज की जाती है, जिसमें बेसिकली इस प्रोडक्ट को रीसेल फिर इंडिपेंडेंट बायर किस प्राइस पे किया जाता है, हम उसको बेंचमार्क लेके डिटरमाइन कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइस क्या है। इंजरी मार्जिन देखो क्या होता है, नॉन इंजीरियस प्राइस या फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे? प्राइस that allows domestic industry to recover cost and earn reasonable profit। So हमारे यहाँ पे किस प्राइस पे उसको सेल किया जा रहा है, दैट इज नॉर्मली नॉन इंजीरियस प्राइस, क्योंकि अगर वो उसी प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें नुकसान थोड़ी होगा। और लैंडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है?
असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स एक्ट, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो, एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी उसमें ऐड कर देंगे हम। जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज या सेफ गार्ड ड्यूटीज वगैरह है, स्पेशल ड्यूटीज वगैरह कुछ भी होगी, वो ऐड नहीं होगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज जान, वो तो मतलब वो तो लगनी ही है, तो उसको तो ऐड किया जाएगा। सो लैंडेड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ADD may be applied retrospectively not beyond 90 days from notification date in following cases. रेट्रोस्पेक्टिवली इसको भी 90 डेज तक के लिए लगाया जा सकता है अगर हिस्ट्री है डंपिंग की जिससे इंजरी हुई है, और इंपोर्टर अवेयर भी था कि एक्सपोर्टर की जो प्रैक्टिसेस हैं डंपिंग वाली है और इस डंपिंग से इंजरी होगी, एंड injury is caused by massive dumping of an article imported in relatively short time। एक तो आपने बहुत कम टाइम में और बहुत सारा सप्लाई कर दिया है, तो इंजरी हो रही है एक्चुअली में, which due to timing, volume or other circumstances is likely to seriously undermine remedial effect of anti-dumping duty to be levied। तो ये बहुत जरूरी हो चुका है इस ड्यूटी को लगाना। अब देखो क्या सिनेरियो रहेगा और कमेंसमेंट डेट क्या रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी की। तो अगर प्रोविजनल ड्यूटी आप पहले इम्पोज नहीं करते हो तो उसके केस में जब भी इसको आप ऑफिशियल गजट में वहां से ये कमेंस हो जाएगी। पर अगर प्रोविजनल ड्यूटी लगाई थी आपने पहले तो फिर उसके केस में क्या होगा, जब आपने प्रोविजनल ड्यूटी को नोटिफाई किया था वहां से ये वैलिड हो जाएगी। और अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे हो इवन बिफोर द प्रोविजनल ड्यूटी डेट, तो उसके केस में आप प्रायर डेट एज इन नोटिफिकेशन बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज बिफोर प्रोविजनल ड्यूटी नोटिफिकेशन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो 1 जुलाई को मैंने प्रोविजनल ड्यूटी लगाई, उसके बाद 1 अगस्त को मैंने फाइनली ADD लगा दी। यहाँ पे प्रोविजनल लगाया, यहाँ पे फाइनली इस ADD को लगा दिया गया। अब मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ उसको 1 जून से ही अप्लाई होनी चाहिए थी रेट, तो बिल्कुल मैं 1 जून से भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद इन 90 डेज वाले पीरियड में फॉल कर रही है। CG may prescribe rules for determining ADD articles, dumping margin, export price, and ADD collection. Dumping margin is determined based on export records, and if unavailable, then using available facts. If an importer proves excess duty was paid over the actual dumping margin, refund grant कर दिया जाता है। तो ये रूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकती है सीजी। उसके बाद जो डंपिंग मार्जिन होता है हम एक्सपोर्टर के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, और अगर अवेलेबल ना हो तो फिर हम बाकी फैक्ट्स को यूज करते हैं। और अगर इंपोर्टर प्रूव कर देता है कि एक्सेस ड्यूटी was paid over the actual dumping margin, तो फिर उसको रिफंड दिया जा सकता है। मतलब अगर वो प्रूव कर देता है कि आपने एक्सेस हमसे ड्यूटी चार्ज करी है तो फिर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। अच्छा, ये इंजरी मार्जिन और डंपिंग मार्जिन का हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 देखो। PCB Limited import कर रही है circuit boards for sale in India from country acts which are liable for anti-dumping duty. You are provided with the following details. Sell these goods in domestic market. However, it exports the same printed circuit boards at USD 200 per piece to another third country. ठीक है, तो ये डोमेस्टिक मार्केट में तो सेल नहीं कर रहे हैं, पर इनको जो ये बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये 200 रुपए पे देते हैं। उसके बाद द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज सोल्ड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एट USD 175 पर पीस। PCB लिमिटेड ने इंपोर्ट किया सर्किट बोर्ड को एट 100 रुपीज पर पीस, और जो लैंडेड वैल्यू निकल कर आई वो 125 पर पीस निकल कर आई, क्योंकि लैंडेड मतलब इन्होंने भेज तो दिया गुड्स मान लो 100 रुपए पे, ठीक है, लेकिन फिर बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट चार्जेस इंश्योरेंस वगैरह लगे ये 25 रुपए पर पीस वैल्यू बढ़ गई। ठीक है,
या BCD वगैरह ऐड करके फाइनल वैल्यू 125 निकल कर आ रही है। हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेट करनी है फॉर 1000 पीसेस ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और कन्वर्शन रेट रहेगी ₹75 पर USD। तो देखो अगर मैं डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन दोनों को कैलकुलेशन करती हूँ उसमें से मैं लोअर लेती हूँ। देखो डंपिंग मार्जिन क्या होगा, डंपिंग मार्जिन होगा कि जनरल प्राइस क्या रहती है, नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस, हम इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। एक्सपोर्ट प्राइस में अगर देखूं तो मेरे को एक्सपोर्ट प्राइस आप देखो तो ये क्या है, 100 रुपए का, मतलब वो सामने वाला पर्सन हमें कितने पे बेच रहा है, 100 रुपए पे बेच रहा है। ये हमारे पास आने तक 125 का हो गया है, ये हमारी लैंडेड प्राइस। तो 100 रुपए का एक्सपोर्ट प्राइस है, $100 का, ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस है। और अगर मैं देखूं कि इसको अगर वो थर्ड कंट्री को बेच रही होती है, मतलब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, तो वो क्या होनी चाहिए थी, 200 USD। भाई खुद के डोमेस्टिक मार्केट में बेच रही होती, चलो हम वो वैल्यू ले लेते, बट वो तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या लेंगे कि बाकियों को कितने पे बेचते हैं, तो 200 USD में यहाँ पे ले लूंगी नॉर्मल वैल्यू। तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, डंपिंग मार्जिन मेरा निकल जाएगा $100 का। अगर मैं इंजरी मार्जिन की बात करूं, इंजरी मार्जिन क्या होता है कि भाई मैं खुद अपने मार्केट में इसको कितने पे सेल करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक गुड सेल होता है $175 का, और लैंडेड वैल्यू कितनी है इसकी माइनस कर देते हैं, लैंडेड वैल्यू कितनी है 125, कि अगर ये लोग बेचने आएंगे तो इसको 125 पे बेचेंगे, तो ये नॉन इंजीनियस प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू कर देंगे, तो कितना डिफरेंस आता है, $50 का। अब देखो $100 ये और $50 ये, इस पे देखो क्या पता चल रहा है, डंपिंग मार्जिन इज बेसिकली कि वो बाकी सबको तो कितने में बेचते हैं, बाकी सबको तो वो बेचते हैं 200 रुपए में और हमें बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो मतलब ये 100 का डिफरेंस निकल के आना चाहिए। और इंजरी मार्जिन हमें बता दें कि एक्चुअली में ये जो डंपिंग हो रही है इससे हमें एक्चुअली में इंजरी कितनी हो रही है। तो एक्चुअली में देखो हम लोग खुद ही $175 की प्राइस पे इसको सेल करते हैं और $125 में वो लोग सेल करेंगे, तो $50 का ही हमें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोअर वाली वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज $50। और अगर इसका मतलब उल्टा हो रहा होता तो फिर अगेन विचएवर इज लोअर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे $50 का क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ADD एंटी डंपिंग ड्यूटी निकल कर आ जाएगी। तो $50 मल्टीप्लाई कर दो 1000 पीसेस मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज, तो कितना हो जाएगा ये 37,50,000। देखो कुछ की पॉइंट्स हैं कॉमन, अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, जो काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ये 5 साल प्लस 5 साल के लिए वैलिड रह सकती है, 5 एक्सटेंड करा जाएगा 5 साल के लिए। अगर सीजी रिव्यू करती है और उसमें पता चलता है कि सब्सिडी और इंजरी इज लाइकली टू कंटिन्यू, तो फिर आपको ये और 5 ईयर से आप इसको एक्सटेंड कर दोगे फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इम्पोजिशन। इफ अ रिव्यू इज पेंडिंग एट एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अगर मान लो 5 साल खत्म हो गए, ठीक है, और अभी तक रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए और वैलिड रखते हैं और फिर फाइनली रिव्यू हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर पता चल ही जाएगा कि इसको कंटिन्यू रखना है और या नहीं। टेम्पररी रिवोकेशन ऑफ CVD और ADD आप कर सकते हो, लेकिन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम, 1 साल से ज्यादा के लिए आप इनको टेम्पररीली रिवोक नहीं कर सकते। एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स, इफ सर्कमवेंशन टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, CVD और ADD इम्पोज करी जाती है। Altering description, name, composition of article on which subsidy has been imposed। मान लो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम चेंज करके ला रहे हो, ठीक है, सपोज मान लो आपने लगा दी ऑन लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आप उसका प्रोडक्ट का नाम कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके उसको लेकर आ रहे हो फिर, या फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हो, आप उसको कॉम्पोजिशन है कि मतलब उसमें मान लो 20-80% का कुछ कॉम्पोजिशन रहता है, आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके आप लेकर दिखा रहे हो कि ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन वाला है इसलिए इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, या आप उसको अनअसेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में लेकर आ रहे हो, ठीक है, ताकि फिर असेंबली तो हम यहाँ पे आके कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे मान लो कार पे लगाया है तो आप क्या करते हो, फिर कार के पार्ट्स के फॉर्म में उसको अनअसेंबल फॉर्म में ले आओगे और फिर यहाँ पे पार्ट्स असेंबल कर दोगे।
या उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट को आप चेंज कर रहे हो, ए के थ्रू बी को रूट कर दिया, वो वाला मेथड, या कोई भी ऐसा मेथड यूज करें जिससे आप इन ड्यूटीज को इनफेक्टिव कर दो, तो फिर आप अल्टीमेटली फिर भी इन ड्यूटीज को आप लगा सकते हो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सीवीडी एडीडी भी होता है कभी कभी। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने ड्यूटी जितनी लगाई ना, उतना ही बेनिफिट उनकी गवर्नमेंट वापस दे दे, या उतना ही वो प्राइस को फिर अमेंड कर दे अपना। So export price decreases without a corresponding decrease in India's resale price for countervailing duty or ADD, or export price to other countries or cost of production. So export की प्राइस आपने सिर्फ ये ड्यूटी लगी, मान लो 40 रुपए की आपके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, आपने 40 रुपए से ही उस प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस कर दिया। आपने क्या किया, उस ड्यूटी को काउंटर करने का, एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया। सो या कोई भी और सर्कमस्टांसेस है तो फिर हम अकॉर्डिंगली फिर उतनी ही ड्यूटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर ड्यूटी एब्जॉर्प्शन होता है तो आप अकॉर्डिंगली सीवीडी और एडीडी को मॉडिफाई कर देते हैं। प्रोविजनली भी इनको लेवी किया जाता है, तो इम्पोज इफ सब्सिडी और मार्जिन डिटर्मिनेशन पेंडिंग है और इज नॉट एक्सीडिंग एस्टिमेटेड सब्सिडी और मार्जिन अमाउंट, तो उतने अमाउंट की लगा दी जाती है और पेंडिंग पीरियड के लिए प्रोविजनली लगाई जाती है, ऑब्वियस बात है। और अगर मान लो फाइनल जो सब्सिडी या मार्जिन निकल कर आता है वो कम है एज कंपेयर टू प्रोविजनल एस्टिमेट, तो फिर जितनी भी एक्सेस ड्यूटी थी वो रिफंड कर दी जाएगी। किसी भी एक प्रोडक्ट पर आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी और साथ साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते फॉर सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन। CVD EDD can not be levied just because articles are exempt or get refund of duties or taxes in their own country. So if CVD or ADD is imposed to safeguard third countries' industry, then export light goods to India, then these usual restrictions like material injury finding etc. does not apply. तो अगर कोई प्रोडक्ट मान लो नॉर्मली एग्जेम्प्ट है या उसको रिफंड मिलता है उसकी कंट्री में ड्यूटीज का, तो आप इस फैक्ट के कारण नहीं लगाओगे, सच में उससे हमारी इंडस्ट्री को कुछ हार्म हो रहा होगा तो ही आप इन ड्यूटीज को लगा सकते हैं। CVD ADD shall not be imposed on imports from WTO member countries, या फिर जिनको MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट जिनसे आपने कर रखा है उन कंट्रीज पे आप नहीं लगा सकते, अनलेस सच में बहुत मटेरियल इंजरी हो रही हो इंडियन इंडस्ट्री को उससे। अगेन यहाँ पे भी सेम नोट काम करेगा। प्रोविजनल CVD और ADD shall not be imposed unless preliminary findings confirm subsidy or dumping and injury to domestic industry and necessary of duty to prevent such injury. So preliminary आपके पास कुछ तो फाइंडिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इनको प्रोविजनली भी अप्लाई करो। सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी ये अप्लाई नहीं होते 100% EOUs और सेल्स यूनिट्स पे, अनलेस उनके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन करके उनके ऊपर लगाई जाए ड्यूटीज, या फिर वो आर्टिकल को क्लियर कर रहे DTA में, ये यूज कर रहे उन गुड्स को जिनको हम अल्टीमेटली DTA में क्लियर करने वाले हैं। सो या तो आप उन प्रोडक्ट को डायरेक्टली DTA में भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर आप एज अ RM उनको यूज करके फिर उनके से जो फिनिश गुड्स बनाए उनको आप DTA में क्या कर रहे हो, क्लियर करवा रहे हो। तो दोनों ही केसेस में फिर ये ड्यूटीज लग जाती, जनरली नहीं लगती EOU और सेल्स यूनिट्स के केस में, पर अगर ये दो सर्कमस्टांसेस है तो फिर लग जाएगी। Customs Act 1962 provisions related to duty assessment, refunds, exemptions, interest recovery, fees, offences, penalties, ये safeguard duty, countervailing duty, anti-dumping duty पे भी लगते हैं। एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी करके भी हुआ करती थी जिसको ओमिट कर दिया जा चुका है फाइनेंस एक्ट 2024 से, सो दिस इज नो मोर। अब आता है अपील का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 9C ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो अपील किसको कर सकते हो आप कस्टम्स के रिगार्डिंग? CESTAT को, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को, against an order of determination or review with respect to existence, degree, effect of subsidy or dumping with respect to imported goods, या safeguard duty imposed due to increased imports causing serious injury to domestic industry। अपील फाइलिंग फीस होगी 15,000 की,
अगर आप सिर्फ स्टे वगैरह की एप्लीकेशन या रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक या रीस्टोरेशन ऑफ अपील एप्लीकेशन की अगर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो फिर उसके लिए 500 रुपये लगेंगे। अपील का टाइम लिमिट क्या होगा, 90 days फ्रॉम ऑर्डर डेट। CESTAT may allow a delayed appeal if valid reason. It after giving both parties an opportunity of being heard, ये confirm, modify और annul कर सकते हैं ऑर्डर को। अब देखो इम्पोर्टेड गुड्स पे एक सरचार्ज लगता है। क्या लगता है, सरचार्ज। जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगता है, ठीक है। वो आपको जितना भी आप टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करोगे वो हमेशा आपको अप्लाई करना ही करना होता है। तो सिमिलरली ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है, क्वेश्चन में दे ना दे कुछ इसके बारे में बोले ना बोले, ये आपको अगर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके साथ में हमेशा लगाना ही लगाना रहता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जब भी आप लगाओगे, नेवर एवर फॉरगेट अबाउट SWS। और इसकी जो रेट है वो भी फिक्स है, जैसे इनकम टैक्स में फिक्स है, यहाँ पे भी रेट फिक्स है। यहाँ पे 10% की रेट रहे, यहाँ पे 10% लगता है। और 10% किसका लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अमाउंट का 10% होता है। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी वगैरह को फंड करना होता है। It is levied on aggregate duties, taxes and cess charged on imported goods, but SWS is not levied on safeguard measures under Section 8B CVD, anti-dumping duty और SWS खुद पे तो ऑब्वियसली लगेगा नहीं। सो एट प्रेजेंट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी के केस में आपको लगाना रहेगा। एडिशनल चार्ज है ओवर एंड अबव कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस, सेस एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट्स। कस्टम एक्ट प्रोविजन जो असेसमेंट, रिफंड, एग्जाम्पशन, अपील, पेनल्टी से होते हैं वो सब SWS पे भी लगेंगे। SWS, IGST और GST कॉम्पनसेशन सेस जो हम लगाने वाले हैं अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटीज, उसके ऊपर ये नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप देखो फॉर्मेट देखोगे, यहाँ पे फॉर्मेट समझ लोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले असेसेबल वैल्यू आप लोगे, ठीक है। इसमें ऐड करोगे आप क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी को, जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके बेसिस पे आप लगा दोगे असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय %, ठीक है। इस जो ये वैल्यू निकल के आई है बेसिक कस्टम ड्यूटी की, इसका आप क्या करोगे, 10% SWS ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो भी आपको ये लगाना है क्योंकि इसकी रेट फिक्स ही रहेगी। ये जो वैल्यू आएगी इन तीनों को मिलाकर, ये वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पे आप क्या लगाओगे, IGST या एक तरीके से सेस को कैलकुलेट करोगे, GST कॉम्पोजिशन सेस को, ठीक है। तो आप ये IGST लगा दोगे जो भी रेट होगी एप्लीकेबल रेट से, और फिर टोटल जो आपको ड्यूटी पे करनी होगी अंडर कस्टम्स को वो क्या क्या होगी, एक तो ये BCD, एक ये SWS और ये सॉरी ये आपका IGST, ये तीनों मिलाकर आपका टोटल ड्यूटी पेबल निकल कर आ जाएगा। अगर कोई अदर ड्यूटीज है तो उसका अलग से कैलकुलेशन हो जाता। फिर है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, AIDC on import of certain items. So AIDC is levied on import of specified goods at the notified rate. Some notified goods क्या है, जैसे एप्पल्स, काबुली चना, various types of coal, यूरिया, सिल्वर, गोल्ड। ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है बट मैंने एग्जाम्पल दे दी। सो एग्जाम के लिए आइडियली AIDC वाला कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी एक बार जान लो क्या होता है। तो ये जनरली एग्रीकल्चरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे लगता है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी है नोटिफाइड जैसे सिल्वर, गोल्ड वगैरह, उनको भी लग जाता है। It funds agricultural infrastructure and other development expenditures. तो इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस है इसका भी अलग से, इसलिए इसको लगाया जा रहा है। If duty is based on a % of value, AIDC is calculated on value as per section 14. तो ये जो असेसेबल वैल्यू है इसी के ऊपर इसको डायरेक्टली परसेंटेज वाइज लगाया जाता है। ये एडिशनल चार्ज है ओवर एंड अबव कस्टम ड्यूटीज, सेस एक्सेट्रा। कस्टम्स एक्ट के जो नॉर्मल प्रोविजन है वो AIDC के ऊपर भी लगाए जाते हैं। तो ये हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसका क्विकली रिविजन और कर ले क्या, चलो कर लेते हैं।
तो देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। इंपोर्ट के लिए फर्स्ट शेड्यूल है, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है, सेकेंड शेड्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद HSN हमने फॉलो कर रखा है, 6 डिजिट को करके हमने 8 डिजिट यूज कर रखी है। दो टाइप की हमारे पास ड्यूटीज है अंडर फर्स्ट शेड्यूल, एक तो है स्टैंडर्ड और एक है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल किस पे लगता है, जो प्रेफरेंशियल एरियाज होते हैं उनके ऊपर लगता है। वो भी तब लगेगा जब आप स्पेसिफिकली क्लेम करो उनका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर उन स्पेशल एरियाज में, प्रेफरेंशियल एरियाज में होना चाहिए, उनका नोटिफाई होना चाहिए हुआ स्पेशल एरिया, और उनका ओरिजिन आप स्पेसिफिकली कस्टम टैरिफ एक्ट में डिटरमाइन करोगे एज पर रूल्स, तभी लगेगा। सेकेंड शेड्यूल जनरली तो हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाते, पर अगर सर्कमस्टांसेस है ऐसे तभी लगाया जाता है इनको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए, ना कि टैक्सेस का। फिर आता है इंटीग्रेटेड टैक्स का कॉन्सेप्ट, विच इज बेसिकली आप बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा आप GST भी जो लगाते हो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे, ये वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। और सिमिलरली आप सेस लगा देते हो। असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, असेसेबल वैल्यू में आप BCD और SWS ऐड करते हो, बाकी कस्टम ड्यूटीज ऐड करते हो, जो वैल्यू निकल कर आती है उसके ऊपर आप IGST लगाते हो, सेस लगाते हो। वेयर हाउस गुड्स अगर रहेंगे तो उसके केस में फिर हम वैल्यू कौन सी लेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली वो, और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो बेसिकली लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करके लेते हैं। एडिशनल ड्यूटी क्या होती है, बेसिकली एडिशनल ड्यूटी इज जो एक्साइज ड्यूटी को क्या करने के लिए उसको बीट करने के लिए यूज होती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपके लिए हमारी होती है कि जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पे एक्साइज ड्यूटी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी क्या होती है कि अगर सेल्स टैक्स, वैट, लोकल टैक्स अगर किसी पे लग रहा हो तो इस ड्यूटी को यूज किया जाता। हाँ, मैक्सिमम इसकी 4% की रेट रहती है। गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर है कि वो इम्पोज और एनहांस कर सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, अगर सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हो वो पर्टिकुलर आइटम, चाहे ना हो तब भी कर सकते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटीज के केस में अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई है तो ही वो इसको इमरजेंसी फॉर्म में लगा सकते हैं। सेफगार्ड मेजर्स लगाने के बाद आपकी पावर कब आएगी, जब सेफगार्ड ऐसे सीरियस इंजरी अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कर रहे हो, इंक्रीज क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है बेसिकली, तब लगाई जाती है। और आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ सेफगार्ड मेजर्स के फॉर्म में आप सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हो, या फिर टैरिफ रेट कोटा, या फिर कोई भी और अदर मेजर्स। टैरिफ रेट कोटा का मिनिमम लेवल क्या रहता है, एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ लास्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स आप लेते हो। यहाँ पर इनिशियली 4 साल के लिए लगाते हो, आप इसको 10 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। और कुछ केसेस में सेफगार्ड मेजर से एग्जेम्पशन मिल जाती है। जैसे अगर मान लो डेवलपिंग कंट्रीज से अगर आप आर्टिकल से रहे हो लेस देन 3% है टोटल इंपोर्ट्स का, तो या फिर आप एक से सारे डेवलपिंग कंट्रीज से हो रहा है और कंबाइंड शेयर लेस देन 9% है, या 10 यूनिट्स और 100% EU इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके केस में भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। पर ये 2 केस में यहाँ पे क्या रहता है, इसका एक्सेप्शन रहता है, विच इज कि आपने स्पेसिफिकली उनके ऊपर अप्लाई किया हो, या फिर आप उनका अल्टीमेट क्लियरेंस जिसमें करवाने वाले हो, DTA में करवाने वाले हो। प्रोविजनली आप इसको मैक्सिमम 200 डेज के लिए लगा सकते हो आपकी प्रीलिमिनरी फाइंडिंग के बेसिस पर। और जो भी रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, वो नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा और उसके बाद ही फाइनलाइजेशन होगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या रहती है, अगर किसी प्रोडक्ट पे क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, तो उसको काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लगाया जाता है। तो सब्सिडी होनी चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए इंडिया में, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आए, उस पर्टिकुलर कंट्री से बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। और इनफैक्ट सेम कंडीशन में आए या चेंज होकर आए उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सिडी कब मानी जाती है, जब फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनकम या प्राइस का सपोर्ट है, या कोई भी फंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू प्राइवेट बॉडीज से भी है, तो भी हम उसको सब्सिडी ही मानेंगे। जो ड्यूटी लगेगी वो सब्सिडी अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। और तब तक नहीं लगाएंगे जब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड सब्सिडी ना हो, या फिर डोमेस्टिक गुड्स से रिलेटेड आप यूज कर रहे हो ओवर इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट आर्टिकल, तो लगाई जाएगी, या फिर एक लिमिटेड पर्सन को ही दी जा रही सब्सिडी तो ही लगाई जा सकती है। और रेट्रोस्पेक्टिवली तभी लगाओगे जब मासिव इंपोर्ट हो रहा है रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में, जिससे इररिपेयरेबल इंजरी हो रही है, या फिर आप चाहते हो कि फ्यूचर में इसका दोबारा से गलती नहीं दोहराई जाए, इसलिए आप लगाना चाह रहे हो एज अ पनिशमेंट। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जब डंप किया जा रहा है सामान इंडिया में तब इसको लगाया जाता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन। डंपिंग मार्जिन इज नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस का सम, एक्सपोर्ट प्राइस का डिफरेंस, और इंजरी मार्जिन इज नॉन इंजीरियस प्राइस, मतलब जो हमारे इंडिया में जिस प्राइस पे उसको सेल किया जा रहा है वो प्राइस माइनस ऑफ इम्पोर्ट्स को।
रेट्रोस्पेक्टिवली इनको भी 90 डेज के लिए लगाया जा सकता है। और कब लगाया जाएगा कि अगर हिस्ट्री डंपिंग की और इम्पोर्टर अवेयर था उससे। मैसेज डंपिंग से क्या हुआ है, रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में सीरियसली जो हम रेमेडी करना चाहें ना उसको भी इन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। कब कैसे कहाँ से कमेंट्स होगी, अगर प्रोविजनलिटी नहीं लगाई तो जब आप इसको नोटिफाई करोगे तब से वैलिड होगी। प्रोविजनलिटी इम्पोज करी थी तो प्रोविजनलिटी वाले नोटिफिकेशन से इसका वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर रेट्रोस्पेक्टिवली आप प्रोविजनल ड्यूटी वाली डेट से भी पहले के लिए लगा रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वो 90 डेज वाला क्राइटेरिया जो है वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। और अगर एक्सेस आपने रिकवरी कर ली तो रिफंड दे दोगे। डंपिंग मार्जिन आप एक्सपोर्टर के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हो। सीवीडी प्लस एडीडी दोनों ही 5+5 साल के लिए लगाई जा सकती है। और अगर मान लो रिव्यू पेंडिंग हो तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में 1 और साल के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, 1 साल के लिए कम से कम ये वैलिड रह सकती है। और टेम्पररी रिवोकेशन आप 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। सीवीडी और एडीडी के एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो लोग डिस्क्रिप्शन, नेम, कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं या असेंबल अनअसेंबल फॉर्म में अनअसेंबल डिसेंबल फॉर्म में ले आते हैं, या फिर ओरिजिन एक्सपोर्ट कंट्री चेंज कर देते हैं, या किसी भी तरीके से उसको इनफेक्टिव करने का ट्राई करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखो एब्जॉर्प्शन होता है कि आप बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट प्राइस को डिक्रीज कर देते हो उतने ही अमाउंट से, तो फिर आप ड्यूटी एब्जॉर्प्शन को कैसे, अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो उतनी ही फिर आप ड्यूटी को इंक्रीज कर देते हो। प्रोविजनली आप इनको लगा सकते हो और फिर आप क्या करोगे, इनका अगर बाद में जो फाइनल ड्यूटी वो निकल कर कम आती है तो फिर एक्सेस वाले का आप रिफंड कर देते हो। पर सीवीडी एडीडी आप कभी भी WTO वाली कंट्रीज या MFN एग्रीमेंट्स वाली कंट्रीज पे नहीं इम्पोज करते हो अनलेस बहुत ही ज्यादा मटेरियल इंजरी कॉज हो रही हो। प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही आप लगा सकते हो, आपके पास कुछ फाइंडिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए तो ही आप प्रोविजनल सीवीडी एडीडी लगा सकते हो। और फिर इसलिए सीवीडी एडीडी कभी आप नहीं लगाओगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, आपको उससे कुछ नुकसान हो रहा होगा तो ही लगाओगे। और ये तीनों की तीनों ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी और एडीडी, ये तीनों ही 100% EOU और सेल्स यूनिट्स में नहीं लगते अनलेस वो क्या करे, इसको स्पेसिफिकली हम इनके ऊपर अप्लाई करें या फिर इनका आर्टिकल को ये अल्टीमेटली DTA में क्लियर करवाने वाले ऐसे गुड्स में यूज प्रोटेक्टिव ड्यूटी अब हट चुकी है। अपील का प्रोविजन क्या रहेगा कि आप CEST को करोगे, 15,000 की फीस रहेगी। और नॉर्मल अगर एप्लीकेशन है स्टे रेक्टिफिकेशन वगैरह की तो 500 रुपए की फीस है। 90 डेज में आपको करना पड़ता है, अपील के लिए जाना पड़ता है। दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके फाइनल कंफर्म मॉडिफाई एनल किया जाता है ऑर्डर को। SWS लगता है 10% ऑफ BCD अमाउंट का। इट इज ओवर एंड अबव जनरली एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की AIDC नाम का सेस भी होता है जो सर्टेन आइटम्स पे लगता है। हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में है नहीं, तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और ये हमने पूरा देख ही लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी का बेसिकली रिफंड कब होगा कि अगर आप प्रूव कर दो कि जितना जो आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारे पे ऊपर इम्पोज करी है और जो एक्चुअल मार्जिन था डंपिंग का वो क्या है, दोनों में वेरिएशन है, मतलब आपने हमसे एक्सेस ले लिया है, तो आप फिर ले सकते हो रिफंड। तो अगर इम्पोर्टर प्रूव कर दे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि एंटी डंपिंग ड्यूटी ने आपने इम्पोज करी है, इट इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग इन रिलेशन टू सच आर्टिकल, तो उसको फिर क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। However, importer will not be entitled for a refund of provisional anti-dumping duty under Section 9AA as the same is refundable under Section 9A2 of the said Act. तो अगर 9A की बात करें हम तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिलता है इसका रिफंड, हमने जो नॉर्मल हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका, प्रोविजनल वाले का रिफंड आप सेक्शन 9A2 में लेते हो। सो थोड़ा सा इसको याद रख लेना सेक्शन वाइज इस पर्टिकुलर चीज के लिए, हो सकता है टेस्ट कर लिए क्योंकि ये SM का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे लिए हम सेक्शन में से याद नहीं रखने होते हैं, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन को सेक्शन वाइज पूछने के तो बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, बट फिर भी दे रखा है तो एक बार आप ध्यान रखें। विद रेफरेंस टू सेक्शन 9A1A
हमें मेंशन करने हैं ऐसे वेज जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी विच में वारंट एक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सर्कमवेंट किया जाता है। तो आप बता दोगे कि डिस्क्रिप्शन नेम कॉम्पोजिशन ऑल्टर कर दिया जाता है, अनअसेंबल्ड डिसेंबल्ड फॉर्म में लेके आया जाता है प्रोडक्ट्स को, आप कंट्री ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट चेंज कर देते हैं, किसी भी मैनर से आप इन ड्यूटीज को इनइफेक्टिव करना चाहते हो तो लगती है। When shall the safeguard measures under Section 8B of the Customs Tariff Act be not imposed? डिस्कस ब्रीफली। कब कब सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगा सकते हो? अगर डेवलपिंग कंट्री से लेस देन 3% वाला, मल्टीपल से भी है तो लेस देन 9%, डज नॉट एक्सीड 9% वाला क्राइटेरिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना डज नॉट एक्सीड 9% कर दो, 3% कर दो। ये देखो यहाँ पे डज नॉट एक्सीड, तो इक्वल्स टू का साइन भी एड ऑन कर, ठीक है। तो डज नॉट एक्सीड 3% और बाकी सबका लेस देन 3% है और इनका डज नॉट एक्सीड 9% है या फिर 100% ईओयू और सेस के केस में। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द इंपोर्टर टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25। सो आपको क्या प्रूफ करना रहता है यहाँ पे कि आपने बेसिकली उस प्रेफरेंशियल आपको स्पेसिफिक एक तो क्लेम करना पड़ता है, तो स्पेसिफिक आप क्लेम करोगे फिर आप बताओगे उस प्रेफरेंशियल एरिया में गुड्स का प्रोड्यूस हुआ है और वो प्रेफरेंशियल एरिया की तरह नोटिफाइड भी तो होने चाहिए, नोटिफाइड होने चाहिए। और लास्टली क्या होता है कि बेसिकली जो ओरिजिन है वो आप डिटरमाइन करोगे एज पर सेक्शन 4। राइट अ नोट ऑन इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहांस इम्पोर्ट ड्यूटीज। इम्पोर्ट ड्यूटी के केस में सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल वाले केस में ही लग सकती है। तो फर्स्ट शेड्यूल का आप क्या करोगे, अमेंड करोगे और उनके रिगार्डिंग आप इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। Determine the customs duty payable under the Customs Tariff Act 1975, including the safeguard duty of 30%, with the following details available on hand. तो देखो accessible value दे रखी है of sodium nitrite, developing country from 26 August to 25 August, 30 लाख रुपीस की। उसके बाद हमें शेयर ऑफ इम्पोर्ट दे रखा है इस डेवलपिंग कंट्री का विच इज 4%, 3% से ज्यादा है तो यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी। बीसीडी की रेट दे रखी है 10%, आईजीएसटी की रेट है 12 और एसडब्ल्यूएस नहीं भी बोलते 10% हमें लगाना ही होता। तो देखो 30 lakhs का अगर मैं 10% करूँ तो 3 lakhs हो जाता है, 3 lakhs ये हो जाएगा, 30,000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 lakhs ये, 30,000 ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी देखो कितनी होगी, 30% हमें दे रखी है। तो 30 lakhs का 30% वुड बी 9 लाख रुपीस, तो 9 lakhs ये हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं टोटल मैं अपनी सारी कस्टम्स वाली ड्यूटीज को ऐड करती हूँ फॉर आईजीएसटी कैलकुलेशन, तो मैं 9 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 30,000 प्लस 30 lakhs इन सबका एडिशन कर दूंगी, तो इट वुड बी प्लस इट वुड बी 42,30,000। कितना हो जाएगा, 42,30,000। इसका मैं 12% क्या लगा दूंगी, आईजीएसटी, तो 507,600। और टोटल ड्यूटीज कितनी कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 507, तो टोटल हो जाएगा 17,37,600। उसके बाद है ब्रीफली एग्जामिन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लेवी ऑफ एडीडी अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो एडीडी जो लेवी करने का नेचर या सिग्निफिकेंस आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो किस लिए लेवी किया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि उसको डंप आप बेसिकली करके हमारे क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही हार्म कर रहे हो। आप अपने नॉर्मल जो अपने खुद के मार्केट में सेल करते हो उससे भी कम प्राइस पे सेल कर रहे हो, और डिफरेंस होता है इंजरी मार्जिन और डंपिंग मार्जिन। When an article is exported by an exporter to India at less than its normal value,
तो फिर इस ड्यूटी को लगाया जाता है। फिर है चेन टॉप इंडस्ट्रीज हैज चैलेंज द इम्पोजिशन ऑफ एडीडी रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन द ग्राउंड्स कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, कितने डेज के लिए लगा सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे भी 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट चलता है। और कब लगा सकते हो? कि जब हिस्ट्री है डंपिंग की और क्या हुई है, सीरियस इंजरी कॉज हुई है और इम्पोर्टर उससे अवेयर था, तो मासिव डंपिंग के कारण जो हुआ है या अनरेमिडियल है वो, तो अनरेमिडियल है, आप उसको आप रेमेडी भी नहीं कर सकते हो, इस तरीके से आपने डंपिंग करी तो उसके केस में लगाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ डंपिंग को अवेयर हो, तो जो उन्होंने कंटेंशन दिया है ये सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके बाद डिटरमाइन द टोटल ड्यूटीज पेबल अंडर कस्टम्स एक्ट इफ मिस्टर राव इंपोर्टेड रबर फ्रॉम मलेशिया एट लैंडेड प्राइस ऑफ 25 लाख रुपीज, it has been notified by the central government that share of imports of rubber from the developing country against total imports to India exceeds 5%. तो यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगनी तो चाहिए बिल्कुल, 18% से ज्यादा है। सेफगार्ड ड्यूटी कितनी है? 30%, IGST 12, BCD है 10% और EIDC को आपको इग्नोर करना है। तो अगर आप देखोगे 25 लाख हमारी क्या हो जाएगी? असेसेबल वैल्यू, राइट? तो सीधा सीधा यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, देखो 25 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2,50,000 हमारा BCD हो जाएगा। उसके बाद इतना ही, इसका 10% क्या हो जाता है? हमारा SWS, ठीक है? तो 25,000 का मेरा SWS हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद मैं निकालू अगर सेफगार्ड ड्यूटी, 25 लाख का 30% सेफगार्ड ड्यूटी हो जाएगा विच वुड बी 7.5 लाख, और इन सब का मैं टोटल कर दूंगी 25 प्लस 7.5 प्लस 2.5 प्लस 25,000। अगर मैं इन सबका टोटल करूँ, देखो कितना निकल कर आता है, ये आ जाएगा 35,25,000 का। तो इन्होंने तो चलो नहीं दे रखा है क्या, हाँ 35,25,000 दे रखा है। 35,25,000 का यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दूंगी 12% से मल्टीप्लाई करके IGST, तो इट वुड बी 4,23,000। तो टोटल ड्यूटीज कितनी पेमेंट हो जाएगा? एक तो 7.5 लाख की ड्यूटी, 4.23 लाख, 25,000 और 2.5 लाख, तो it would be total 1448. During the year 2024, Customs Authority have noticed that there is an increased quantity of product XYZ being imported into the country. Determine क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगाए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी बताए? आपको रीजन के साथ बताना है और एग्जेम्पशन रिलीफ में बताने हैं जो भी ड्यूटी लगाओगे उससे। तो देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो कब लगती है? जब डंपिंग हो रही हो, यहाँ पे डंपिंग की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे आप सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली इंजरी हो रही है इंक्रीज क्वांटिटी से। तो सेफगार्ड ड्यूटी यहाँ पे लगनी चाहिए, ना कि एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब सेफगार्ड ड्यूटी से आपको कब एग्जेम्पशन मिलती है? तो वो लेस देन 3%, लेस देन 9% वाला क्राइटेरिया बता दोगे, और एक वो 100% EOU और सेस वाला बता दोगे, और उसमें भी एक्सेप्शन क्या रहता है वो भी बता दो, ठीक है? अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, या फिर DTA वाला बता दोगे। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं नोटिफाइड क्वांटिटी के लिए। Write a short note on applicability of safeguard measures under Customs Tariff Act on articles imported by 100% EOU and cess unit and cleared as such into DTA. अगर DTA में क्लियर करवा दिया तो फिर आपके ऊपर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, आपके ऊपर ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई की जाएगी जितना भी आप क्लियरेंस करवाओगे DTA। What will be the dates of commencement of the definitive ADD in the following cases? अगर कोई प्रोविजनल ड्यूटी इम्पोज ना की जाए तो जब से आप नोटिफाई करोगे एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी को, वहां से स्टार्ट हो जाता है वो ऑफिशियल गजट में जब आप इस ड्यूटी को नोटिफाई करते हो। अगर प्रोविजनल ड्यूटी लग रही थी तो फिर उस केस में जब प्रोविजनल ड्यूटी को आपने बेसिकली पब्लिश किया था वहां से, और अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे हो प्रोविजनल ड्यूटी से भी पहले वाली डेट से, तो फिर उसके केस में कब से वैलिड होगा? इस रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, बट ये 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। With reference to Customs Tariff Act, डिस्कस करो वैलिडिटी ऑफ इम्पोजिशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज इन द फॉलोइंग केसेस।
both CVD and ADD have been imposed on an article to compensate for the situation of same situation of dumping. दोनों को साथ में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हो. This is not valid. उसके बाद countervailing duty has been levied on an article for the reason that same is exempt from duty bond. कोई पर्टिकुलर आर्टिकल अगर एग्जाम है तो उसकी सिर्फ इस कारण से आप लगा सकते हो क्या? नहीं, इट इज अगेन नॉट वैलिड. Definitive ADD has been levied on articles imported from a member country of WTO. इसके केस में भी नहीं लगा सकते हो. ऐसा डिटर्मिनेशन जनरली तो नहीं लगा सकते, लेकिन मटेरियल इंजरी केस में लगा सकते. तो ऐसा डिटर्मिनेशन has been made in the prescribed manner that import of such article threatens material injury है तो ही लगा सकते हो. तो यहाँ पे लग जाएगी वैलिड है. तो जनरली तो नहीं लगता, पर यहाँ पर क्योंकि मटेरियल इंजरी वाला केस है इसलिए लग जाएगा. उसके बाद विद रेफरेंस टू कस्टम्स एक्ट 1962 हमें वैलिडिटी बनानी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस की. हैबिट्स ट्रैवल लिमिटेड 100% EOU है, सेल्फ में लोकेटेड है. इट इंपोर्टेड सर्टेन आइटम्स फ्रॉम चाइना फॉर इट्स प्रोडक्शन प्रोसेसेस. कस्टम ऑफिसर्स प्रपोज टू इम्पोज ADD ऑन सच इंपोर्ट्स. इंपोर्टर कंटेंट्स की कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज नहीं की जा सकती ऑन इंपोर्ट्स बाय 100% EOU अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ करती. देखो, जनरली नहीं लगता, पर कुछ सर्कमस्टांसेस है. कौन से सर्कमस्टांसेस अगर इनके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल कर दी जाए, या फिर ये क्या करे, DTM में क्लियरेंस करवा दे उन गुड्स का. ये यूज कर लिया ऐसे गुड्स में जो DTM में क्लियर होंगे. ये पार्शियली करेक्ट है. उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट प्रपोजेस टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स. इंपोर्टर्स एसोसिएशन क्लेम करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं लगा सकते हो. तो नहीं, जनरली आप तब लगा सकते हो जब आपकी एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो हिस्ट्री हो डंपिंग की, या फिर मास्टर डंपिंग से हुआ है जिससे अब रेमेडी करना आपके लिए मुश्किल है, तो उन केसेस में लगा सकते हो. और रेट्रोस्पेक्टिव 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं लगती. तो ये भी इनकरेक्ट है. उसके बाद है इलैबोरेट द मीनिंग एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कस्टम्स. Also eliminate the constitutional entries or provisions which provide the power to make laws relating custom duties and who possesses the power to make such laws. So, custom मतलब वर्ड का मतलब क्या है? कस्टम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? हैबिचुअल प्रैक्टिस. और ये ब्रिटिश एरा वाले सारी चीजें आप बता दोगे इसके केस में. कस्टम्स एक्ट प्लस कस्टम एक्ट टैरिफ एक्ट की आप बता दोगे. फिर आर्टिकल 245 246 और एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल के बारे में आप एक्सप्लेन कर दोगे. और पार्लियामेंट के पास इसकी पावर रहती है एक्सक्लूसिवली. Is it correct that goods exempted from BCD would automatically be exempt from additional duty of customs? Explain with reasons. क्या ये सही है कि जो गुड्स एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम से? Is it? So this statement is not correct. When goods are exempted from BCD, it would not mean that they are exempted from additional duty of customs as well. क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सेक्शन के थ्रू लेवी होते हैं. ये कस्टम टैरिफ एक्ट से गवर्न होता है, कस्टम्स एक्ट से गवर्न. तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट. सो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. राधे कृष्ण.